आपने बोला इंडिया लिविंग रिलेशनशिप्स में, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक देश जो है चोटी तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी, और वो फ्लेक्सिबिलिटी लिव इन में होता है, शादी में नहीं होती। तो लिव इन का क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। हमारे साथ मिलकर जोड़ी हमारी बनती है क्वाड, 4 कंट्रीज का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस। ऑल ऑफ देम along with India have concerns about China's rise and China's expansion, और उसको कैसे बैलेंस किया जाए, इसलिए क्वाड बना हुआ है। Professor Sriram Chaulia, foreign affairs expert. He has spent decades studying global geopolitics and India's strategic interests. आज वो इंडिया के सबसे important international partnerships और उनके पीछे की strategy को decode करेंगे. Let's start with इंडिया और जापान का रिलेशन। I tell you, ये भाइयों वाला रिश्ता है। जापान की जो चीन के साथ काफी अनबन है, क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट सेंकाकू आइलैंड है वहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में जो टकरार है उसका हमें बहुत फायदा मिलता है। What about the next one, रशिया? यूरोपियंस वर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि हम रशिया के खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, बट बेस्ड ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट वी नेवर जॉइंड एनी सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। In fact, we increased oil and weapons purchases during the Ukraine war, and that sent a message that we value our friends and हम लॉयल भी हैं एक तरह से। Our next friend was France. Critical moments in our history, 1998 when we did the nuclear tests, अमेरिकन समेत सबने सैंक्शंस लगा दिए थे वेस्टर्न कंट्रीज ने। फ्रांस अकेली एक वेस्टर्न कंट्री थी जिन्होंने कहा नहीं, वी विल नॉट जॉइन एनी सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया। इंडिया का इजराइल कैसे दोस्त है? द मेन वन इज काउंटर टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी। आपने देखा होगा पाकिस्तान में ये जो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जितने हार्डकोर इंटरनेशनली बैंड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनका हमास, हिजबुल्लाह एंड अदर ग्रुप्स के साथ काफी उठना बैठना होता है। बोथ ऑफ अस फील लाइक वी आर फेसिंग द सेम थ्रेट, बट जैसे मैंने पहले कहा, इजराइल का मेथड एंड टैक्टिक जो वो अलग है, हमारा अलग है। हम काउंटर टेररिज्म इतने ओवरवेलमिंग डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स से नहीं करते, हम थोड़ा कैलिब्रेटेड एंड प्रोपोर्शनेट टाइप ऑफ अटैक। उनका तो ओवरऑल बमबारी। डू यू थिंक जो भी कंट्री सबका दोस्त बनने की कोशिश करती है वो सुपर पावर बनती है कि नहीं बनती? यू हैव ऑल्सो सेड कि जापान एंड इंडिया टुगेदर एशिया में चाइना की जगह ले सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय? If you have found anything valuable from this channel, please subscribe. It's free, it takes less than a minute, but it means a lot to us. And to listen to the audio experience of this episode, please follow us on Spotify. जब भी किसी दूसरी कंट्री से इंडिया पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना जहाँ पर एक्सचेंज रेट अच्छा मिले और आपके पैसे सेफली एंड टाइम पर ट्रांसफ़र हो जाएं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है टैप टैप सेंड। इनके थ्रू आप यूएस और कनाडा से इंडिया डायरेक्टली बैंक अकाउंट या यूपीआई पर मनी भेज सकते हैं। आपको कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं और प्रोसेस इतना सिंपल है कि आप घर बैठे इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके लव्ड वंस को पैसे क्विकली और सिक्योरली मिल जाते हैं सो दैट दे डोंट हैव टू वेट एंड वरी। हमारे व्यूअर्स के लिए टैप टैप सेंड स्पेशल बोनस ऑफर भी प्रोवाइड कर रहा है। Use the code FIGURINGOUT to avail the offer. And to learn more about Tap Tap Send, check the link in the description below. So I want to start from that point. आपने बोला इंडिया लिविंग रिलेशनशिप्स में, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो मुझे बताओ, इंडिया लिविंग रिलेशनशिप में है, इसका मतलब क्या होता है? इंडिया किस किस के साथ लिविंग रिलेशनशिप में, किस किस को डेट कर रही है और किस किस के साथ शादी कर ली है, ये भी बता दो। शादी हमारी किसी के साथ नहीं है, मीनिंग अलायंस। इंटरनेशनल रिलेशन में शादी की बराबरी आपको अलायंस से मिलती है। हमने आज तक कभी किसी भी बड़े शक्ति के साथ अलायंस नहीं किया है, एंड इसका कारण बड़ा साफ है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं हम, आप हिंदी में इसको कहते हैं स्वायत्तता, सामरिक स्वायत्तता, वो बनाए रखना है। बिकॉज हमारी जो एम्बिशन है कि एक दिन हम भी ग्रेट पावर, सुपर पावर बने, उसके लिए ज़रूरी है हम कि किसी के पिछलग्गू ना बने। यू नो व्हाट आई मीन? कि मतलब अगर आपने गाड़ी आपकी अमेरिकन वैगन से हिच कर लिया या चाइनीज़ से कर लिया या रशियन या किसी और से, तो आप खुद जो हैं एक दिन बड़ी शक्ति नहीं बन सकती। इसलिए हमारी शादी किसी के साथ नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैंने एनालॉजी दिया है लिव इन रिलेशन। लिव इन में क्या होता है, आपकी दोस्ती हैं लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ जीवन भर वो जीवन साथी बन जाए आपके। आप इंटरेस्ट के बेसिस पर आपकी उनकी बनती हैं, इसलिए आप साथ जीते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एक मोनोगेमस भी हो। आपके कुछ और भी दोस्त हो सकते हैं, आपके यू हैव दैट काइंड ऑफ
यंगस्टर्स आप लोग बेहतर जानते हैं ये सब चीज़ें हैं, हम तो 45 के ऊपर हो गए हैं, तो आजकल ये समझ में भी नहीं आती सोशल स्ट्रक्चर। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक देश जो है जो उभर रहा है, ऊपर तक जा रहा है, चोटी तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी। एंड वो फ्लेक्सिबिलिटी लिव इन में होता है, शादी में नहीं होती। तो लिव इन का क्या मतलब है? पार्टनरशिप्स हम कहते हैं, ये अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हमारे कौन से जो बहुत ज़बरदस्त जो चलते हैं, मेरी जो बुक आई थी फ्रेंड्स रिसेंटली, जो डॉक्टर जयशंकर ने लॉन्च किया था दिल्ली में, तो आपकी ऑडियंस डॉक्टर जयशंकर का स्पीच भी पढ़ें, जो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पर है, जो मेरे किताब के लॉन्च पर था, जो ऑफिशियली इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो उन्होंने बड़ा अच्छा फ्रेंडशिप पर, फ्रेंड्स क्या होते हैं इसके ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा स्पीच दिया था। तो एनीवे, तो कौन है हमारे सबसे करीबी मित्र या दोस्त? मेरे हिसाब से ये 7 हैं जो मैंने किताब में लिखे हैं। जापान है, एशिया में बहुत बड़ा हमारा क्लोज पार्टनर है। Then you have Australia, then you have US. ये तीनों हमारे साथ मिलकर एक जोड़ी हमारी बनती है, क्वाड, 4 कंट्रीज का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US। ये इंडो पैसिफिक जो हिंद प्रशांत हमारी क्षेत्र है। इंडिया का क्वाड QUAD नहीं, इट्स नॉट एक्रोनिम। क्वाड QUAD से कुछ नहीं हुआ। क्वाड मतलब चार लोगों का एक समागम ना, जैसे तिकड़ी होती है, उसके बाद चौकड़ी या जो भी आप कह लें, इज दैट काइंड ऑफ थिंग। क्वाड्रिलेटरल, 4 कंट्रीज। तो ये 3 हो गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US। इन तीनों में क्या कॉमन है? ऑल ऑफ देम अलॉन्ग विथ इंडिया हैव कंसर्न्स अबाउट चाइनाज राइज एंड चाइनाज एक्सपेंशन एंड चाइनीज पावर, चाइनाज इन्फ्लुएंस, एंड उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है पूरे क्षेत्र में, और उसको कैसे बैलेंस किया जाए, संतुलन में लाया जाए इस पूरे क्षेत्र को। इसलिए क्वाड बना हुआ है। तो ये 3 तो हैं हमारे। आप पश्चिम की तरफ देखें तो मैंने कहा है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल, ये दोनों हमारे लिए बहुत करीबी हैं, और इनके साथ भी हम कुछ चीज़ें करते हैं जो कि इस क्षेत्र के लिए बड़ी लाभदायी हैं। ये जो हमारे पश्चिमी तरफ है, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म है, जिहादिस्ट टेररिज्म है, ये सब जो चीज़ें, इन सब में ये 2 हमारे साथ हैं टू काउंटर दिस। ठीक है। तो एंड साथ साथ हम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ये सब भी कर रहे हैं इनके साथ। तो ये भी हमारे बड़े करीबी मित्र, ये भी पार्टनर्स हैं हमारे। उसके बाद आप यूरोप की तरफ और चले जाएं आगे। मैंने किताब में ना आर्क की बात की है, इसलिए आर्क मैंने फार ईस्ट से, जापान से लेकर आपको इस तरफ लेके जा रहा हूँ। मैप अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट के बाद ऊपर आपका यूरोप आ जाता है, उसमें आपका फ्रांस है। फ्रांस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज इंडियन ओशन रीजन में उनके साथ हम बहुत कुछ करते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कोऑपरेशन, ये सब। एंड फ्रांस भी डरा हुआ है कि चीन जो है, उनके जो ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में, अभी भी फ्रांस के बेसेस हैं, मिलिट्री प्रेजेंस हैं, वहाँ पर चीन के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो फ्रांस चाहता है कि भारत जैसा एक मजबूत देश, इट कैन बी काउंटर बैलेंस टू चाइना, काउंटर वेट, प्रतिभार जो कहते हैं हम हिंदी में, वो एक बन सकता है। तो इसलिए फ्रांस के साथ हम बहुत डीप कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, मिलिट्री, सिक्योरिटी, इवन डिफेंस, इवन AI। अब देखिए AI जो समिट हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, पहले पिछली बार भी फ्रांस के साथ कर रहे हैं, इस बार भी फ्रांस के साथ कर रहे हैं। AI समिट हो रहा है, बहुत बड़ी मीटिंग है, ब्रिंगिंग ऑल द टेक्नोलॉजी लीडर्स, एडवांस फील्ड्स में भी, स्पेस, इन सब में भी फ्रांस के साथ। नाउ EU एज अ होल भी बन गया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो फ्रांस तो उसका एक सदस्य है ना, 26 और देश हैं EU में, इन सब के साथ हमारी अच्छी बन रही है अभी। एंड लास्ट एंड देन फर्दर वेस्ट आप जाएं तो US हैं। US तो हाँ, रशिया, मैं वापस आऊँगा, रशिया लास्ट में। आप इसी आर्क में अगर आप थोड़ा और लेफ्ट चलें तो फिर आपका US आ जाएगा। US के साथ तो देखिए गहरी पार्टनरशिप है, लिव इन रिलेशनशिप जो भी आप कहें, लेकिन US के साथ एक ही प्रॉब्लम है, वो एक बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है। बाकी सब जिनकी बात की ना मैंने अभी तक, वो सब जो है मिडिल पावर्स माने जाते हैं। मतलब दे आर ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट, वो वर्चस्व का उनका गेम नहीं होता। बट US का वर्चस्व हमेशा हेजिमोनी, हाउ टू मेंटेन हेजिमोनी, हाउ टू मेंटेन देयर नंबर 1 स्टेटस एंड लीड। तो उसकी वजह से उनकी कंडीशनैलिटीज, उनका प्रेशर, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं भारत की तरफ हो या किसी और भी पार्टनर की तरफ हो, वो थोड़ा ज़्यादा अलायंस टाइप की, शादी टाइप की उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि ये एक्सक्लूसिवली हमारा ही रहे और कहीं ना जाए, कहीं भटके ना, और मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उनके साथ ये हाथ ना मिलाए। तो इनकी तो दे हैव अलायंस माइंडसेट, एंड ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार हमारे साथ।
ट्रंप के दौरान भी था, इवन ड्यूरिंग बाइडेन्स टाइम देयर वर प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर हो गया था, बाइडेन वांटेड कि भारत जो है उनके पक्ष में खड़ा रहे अगेंस्ट रशिया। हमारे लिए तो ये भी लिव इन है, वो भी लिव इन है, तो हम एक का परहेज करके दूसरे के पास कैसे जाएं? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है हमारी इन सम कॉन्टेक्स्ट, इसकी भी ज़रूरत है हमारी इन सम कॉन्टेक्स्ट। तो हमने ये टाइट रोप करने की कोशिश की। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ रशिया। रशिया इन सभी देशों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इन सब से इनकी बनती कम है। जितने भी मैंने बात किए हैं, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब वेस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न पार्टनर्स हैं प्राइमरली। लेकिन रशिया अपने आप में एक पावर सेंटर है, डिक्लाइन हुआ है। अब वो बात नहीं रही जो सोवियत संघ के ज़माने में वो महाशक्ति मानी जाती। आज के दौर में 2 ही महाशक्ति मानते हैं हम, चीन और अमेरिका। रशिया महाशक्ति नहीं है, मिलिट्री है उसकी बड़ी, लेकिन दलदल में फंसी हुई है। आप देख रहे हैं यूक्रेन में 4 साल से लड़ रहे हैं, हार्डली 15-20% ऑफ टेरिटरी लेकर एट हैवी कॉस्ट, एट हैवी प्राइस। तो रशिया में अब वो बात नहीं रही। इकोनॉमी उसकी काफ़ी ढुलमुल है। रशिया की इकोनॉमी आप देखिए भारत से भी छोटी है अभी, हार्डली $2 to $3 ट्रिलियन हैं। तो एक तरह से डिक्लाइन में, लेकिन फिर भी लेगेसी रिलेशनशिप है बहुत पहले से हैं। और यूरेशिया जो हम क्षेत्र कहते हैं, यूरोप और एशिया के बीच में जो मिक्स्ड, वहाँ पर सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, इन सब में रशिया के अभी भी इन्फ्लुएंस है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है। तो हम तेल भी खरीदते आ रहे हैं बहुत सालों से उनसे। एंड इन सब एरियाज़ में अगर हमें प्रभावी रहना है तो रशिया का फैसिलिटेशन आवश्यक है। इन सम ऑफ दीज एरियाज, इवन अफगानिस्तान, बियॉन्ड एंड ऑल दीज प्लेसेस। तो रशिया का अपना महत्व है। डिफेंस में हम बहुत कुछ खरीदते रहे हैं उनसे, अभी कम हुआ है। एक ज़माने में तो 70% प्लस भारत की पूरी जो ये जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सब हम रशिया से खरीदते थे। नाउ इट हैज़ कम डाउन टू जस्ट 30-35%। फ्रांस बल्कि ऑलमोस्ट इक्वल हो गया या ओवरटेक भी कर सकता है रशिया को एज अ मेजर मिलिट्री पार्टनर फॉर इंडिया। लेकिन फिर भी रशिया है ना, 1/3 कम नहीं है ना, 30% इज इम्पॉर्टेंट। सो रशिया भी इम्पॉर्टेंट है। अब अमेरिकन कहते हैं कि अच्छा भाई आप उनसे तेल मत खरीदो, उनसे वेपन्स मत खरीदो, तो हम कैसे माने? तो इसलिए हमने वो टाइट रोप या बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हंट विद द हाउंड्स एंड रन विद द हेयर्स। ये कुछ लोग कहते हैं भारत की नीयत है कि हम रशियंस की तरफ भी हैं और अमेरिकन और यूएस एलाइज की तरफ भी हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। ओवर टाइम क्या हुआ है, जैसे दुनिया इतनी वो पोलराइज हो गई, ध्रुवीकरण कहते हैं हिंदी में, इट्स ऑल डिवाइडेड। तो एक ऐसी शक्ति हो जो बड़ी है और उभर रही है, महाशक्ति बन सकती है, और साथ साथ दोनों कैंपों में उनका पैर है, यहाँ पर भी और उधर भी। तो उसका अपना एक वैल्यू होता है। वो क्या कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं ना, संदेशवाहक, वो बन सकता है। एक तरफ से दूसरी तरफ डायलॉग बना सकता है, ब्रिज बन सकता है। भारत को पुल माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, मीनिंग वी आर कनेक्टिंग डिफरेंट कॉम्पीटिंग साइड्स एंड एक्सट्रैक्टिंग बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल साइड्स। अगर आप शादी कर लो ना, फिर आपको दूसरी तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। टू गो बैक टू द एनालॉजी, इसलिए मैंने ये कहा है कि ये जो लिव इन वाला मॉडल है, यही फॉर द फ्यूचर, फोर्सिबल फ्यूचर हमारे लिए सही है। आप जापान को देख लीजिए, जापान, वी ऑल लव जापान, जापान इज अ क्लोज पार्टनर ऑफ आवर, लेकिन जापान यूएस एलाय है। उसकी वजह से उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। वो कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकती है, भारत बन, बिकॉज यूएस लिमिटेशन होती है। आप न्यूक्लियर वेपन नहीं टेस्ट कर सकते हो। जापान के आसपास चीन का इतना बड़ा खतरा है उनको। जापान फील्स इट इज बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय चाइना। बैलेंस ऑफ पावर पूरा चाइना के हाथ में है और जापान इज बीइंग सप्रेस्ड और इज बीइंग साइडलाइन। लेकिन जापान कैन नॉट डेवलप इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि यूएस अम्ब्रेला के अंदर आता है। इट डज नॉट हैव ऑटोनॉमी, वो चॉइस नहीं है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्होंने अमेरिकन ने लिख रखा है। अभी सानाई ताकेची, द न्यू प्राइम मिनिस्टर, मे बी गोइंग टू ट्राई एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट उनका जो संविधान है वो खुद ही अमेरिकन ने लिखा हुआ है। तो हर तरफ से उनको बांध के रखा हुआ है कि आप कंट्रोल में रहो, हमारे आलाय रहो। यूएस बेसिस रहेंगे जापान पर, 40-50 हज़ार ट्रूप्स रखते हैं वहाँ पर, एंड हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हम माई बाप हैं और आप यू स्टे अंडर अस। उनका खुद का मिलिट्री नहीं है ना? नहीं है, सेल्फ डिफेंस फोर्स बोलते हैं, नॉट अ फुल फ्लेजेड मिलिट्री ऑल्सो। तो जापान पे बहुत सारी ये पाबंदियां हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एलाय। अब आप यूक्रेन युद्ध हो गया तो, या इस प्रकार का कोई भी क्राइसिस हो दुनिया में, तो जापान को इट इज फोर्स नॉट टू टेक इंडिपेंडेंट लाइन, बट इट हैज टू फॉलो यूएस लाइन ऑटोमेटिकली, कि जहां भी यूएस है वही डिसीजन। शादीशुदा है ना, आप हस्बैंड को फॉलो करो। इट्स अ पेट्रियार्कल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ इट।
Japan with nationalism and new leadership, Shinzo Abe and अब Sanae Takaichi. But anyway, so coming back to the point, अगर भारत भी इस तरह का समझौता कर लें और एक के साथ रह जाएं तो we will lose options, we will lose lot of stakes. हमें मिलिट्री हेल्प चाहिए, हमें टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए, नॉलेज ट्रांसफ़र चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रेड रिलेशनशिप्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए फ्रॉम मेनी मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? इट्स अ डाइवर्स वर्ल्ड. तो इसमें यू कांट बी बॉक्सड इनटू वन कॉर्नर. अगर कर लिया तो आपने अपने आप को सीमित कर लिया है. ट्रू. एंड आगे आप बढ़ नहीं सकेंगे. इसलिए मेरा ये एनालॉजी मैंने दिया था ताकि लोग समझ सकें कि, एंड बाय द वे ये मल्टी अलाइनमेंट बोलते हैं हम इसको, मल्टी अलाइनमेंट, यानी कि हम रशिया के साथ भी हैं लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी हैं. एंड इसके क्वाड में भी, हम ब्रिक्स में भी एग्जैक्टली. तो ये सब जो है फॉर्मेशंस हम, एंड इन सब की अपनी अपनी अहमियत है. ऐसा नहीं कि वन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर्स. लॉट ऑफ अमेरिकन्स दे एक्सपेक्ट कि अच्छा भाई ये सब ब्रिक्स विक्स ये सब भारत क्यों है? ब्रिक्स में तो सारे डिक्टेटरशिप्स बैठे हुए हैं, रशिया है, चाइना है, भारत तो डेमोक्रेसी है, एंड आप लोगों को यू शुड टेक द साइड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एंड बी विथ फ्रीडम. They say the problem is they themselves have a lot of alliances and partnerships with many undemocratic countries, but हमें वो पार्ट सिखाने आ जाते हैं, moral lesson, कि आप लोग जो हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के, तो यू शुड साइड विथ डेमोक्रेसीज ओनली. तो आई थिंक देखिए अमेरिका कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ में बहुत हैं. सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा उनका एलाई है, बेसिस रखा हुआ है. और ऑल द गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं, बहरीन है, कुवैत है, इन सब में यूएस हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. तो सदियों पुरानी है. वर्ल्ड वॉर 2 के समय से अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ एक मतलब बिल्कुल दरार ही नहीं है. दे आर ऑलवेज टुगेदर मोस्टली. आजकल लेटली सऊदी अरेबिया थोड़ा इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन यूएस, जैसे जापान की भी बात कर रहा था. बट ये सब एलाइज हैं. तो उसमें एंड इनफैक्ट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है, पुराने जो दिग्गज 4 बार जो प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के 1930s के टाइम पे, 4 बार बन सकते हैं उस समय था. बाद में लिमिटेशन वाज ब्रॉट इन की 2 टर्म्स ओनली. हाँ, तो FDR वन 4 times एंड वो तो गुजर गए थे लास्ट, आई थिंक ड्यूरिंग हिज 4th term ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. तो FDR का बड़ा फेमस था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिकन डिक्टेटर, किसने बोला कि अच्छा भाई आप तो इनके साथ अलायंस क्यों कर रहे हैं, इनके साथ इतनी करीबी दोस्ती, ये सब अच्छी बात नहीं है, वो तो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़र हैं, डिक्टेटर हैं. तो उनका बड़ा फेमस है कि ही मे बी ए बास्टर्ड बट ही इज़ आवर बास्टर्ड एंड दैट्स ओके, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ना इज़ नॉट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट. इसमें कौन अच्छा दिखेगा, कौन ज़्यादा मॉरल है, तो कोर इंटरेस्ट के आधार पर ही सारा कुछ चलता है. तो जैसे ये लोग इनका बर्ताव कोई अपने आप में कोई मॉरली सुपीरियर नहीं है. इवन यूरोपियन यूनियन, यूरोपियंस बार बार कहते हैं कि हम वैल्यूज़ बेस्ड करते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कोर वैल्यूज़ एंड वी सपोर्ट सर्टन फ्रीडम एंड लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दिस. बट उनके भी आप देखें, लिबिया गद्दाफी जैसे डिक्टेटर के साथ यूरोपियन यूनियन ने बहुत कुछ सांठगांठ और सौदेबाजी की थी व्हेन ही वाज अलाइव. एंड एक तो इनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, सार्कोजी, वो तो जेल भी गए हैं अभी बिकॉज ही टुक मनी फ्रॉम अ डिक्टेटर लाइक मुअम्मर गद्दाफी ऑफ लिबिया. तो देखिए बातों की बात है, अल्टीमेटली कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? वी आर नॉट गोइंग टू बी बॉक्सड इन एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक डिक्टेट्स. आई थिंक भारत की पहचान ही यही है हमारी कि हम समय हमेशा, इवन चाणक्य कौटिल्य नीति से लेकर आज तक, कि एक उभरती शक्ति को ना इट शुड नॉट लिमिट इट्स ऑप्शंस एंड कंस्ट्रेंट्स एंड चॉइसेस. तो इसलिए वी डू व्हाट वी डू, दिस लिव इन रिलेशनशिप टाइप मॉडल. तो अभी आपने 7 फ्रेंड्स बोले. हाँ, 7 फ्रेंड्स पे एक एक करके बात करते हैं कि क्यों हमारे फ्रेंड है, इनके साथ हमारी अभी सिचुएशन क्या है, हम इनको कैसे देखते हैं, ये हमें कैसे देखते हैं, और क्या हम चीज़ें सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं टुगेदर, सो दैट वी कैन बिकम ईदर बेटर और वर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद जापान. इंडिया और जापान का रिलेशन. आई टेल यू, मैंने तो इन्हें कहा है कि ये भाइयों वाला रिश्ता है फ्रैंकली. तो हिंदी चीनी नहीं, हिंदी जापानी भाई भाई. बिल्कुल. एंड इसमें कोई दो राय नहीं है. आई टेल यू व्हाई. जापान की जो सिचुएशन, जो मैंने पहले कहा कि चीन के साथ काफ़ी अनबन है और चीन का जो प्रेशर है उस पर बहुत ज़्यादा है.
क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट सेंकाकू आइलैंड है वहाँ पर, जिसमें चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और जापान को वहाँ से धकेलने की कोशिश कर रहा है। एंड पूरी जो जापान, क्योंकि यूएस अलाय है, चीन समझता है कि ये अमेरिकन जापान को यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना। तो इन दोनों के बीच में जो टकरार है उसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। कैसे? आप मैप देखिए, भूगोल देखिए, जापान ईस्ट एशिया में है, चीन का ईस्टर्न सीबोर्ड जो है वहाँ उस तरफ पड़ता है, राइट। अब हमारे लिए क्या फ़ायदा है इसका? अगर जापान और चीन में बनती नहीं है तो हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है ये? क्योंकि उससे चीन का जो पूरा जो मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक जो फोकस है वो बंट जाता है। वो पूरी तरह हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए इवन 2020 के बाद, गलवान क्लैश के बाद 50-60 हज़ार इन्होंने ट्रूप्स हमारे हिमालयों पे लगा रखा था नियर ईस्टर्न लद्दाख। वी रिजॉल्व इट, वी पुश देम बैक, वी वर सक्सेसफुल। बट बिकॉज दे हैव साइमल्टेनियसली उसी समय दूसरी तरफ जापान के साथ भी उनके खराब रिश्ते हैं एंड कॉम्पिटिशन है, उससे क्या है कि वो सारे रिसोर्सेज जो हैं चीन की, $20 ट्रिलियन इकोनॉमी की, जब पूरी जो फुल माइट एंड फोर्स के साथ वो भारत पर प्रेशर नहीं डाल सकता, बिकॉज इट हैज़ टू हैंडल दैट। इट हैज़ अ 2 फ्रंट सिचुएशन। हाँ, 2 फ्रंट्स है तो बांटने पड़ते हैं रिसोर्स। एंड इवन विद ताइवान पर भी चाइना वांट्स टू ऑक्यूपाई ताइवान, बट द जापानीज कैन नॉट एक्सेप्ट इट, because if they do that, then their security is going to be seriously imperiled. So what I'm trying to say is, at that level of counterbalancing China, जापान से ज़्यादा क्लैरिटी किसी और में नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो विशी वाशी हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी चीन के साथ दोस्ती, बट जापान भी चाइना के साथ ट्रेड वगैरह करता है। इट इज़ अ इकोनॉमिक पार्टनर, बट ऑन सिक्योरिटी इशूज़, ऑन मिलिट्री एंड जियो पॉलिटिक्स, दे विल नेवर सरेंडर और गिव अप टू चाइना। उनका हिस्टोरिकली राइवलरी रहा है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जापान। एंड जापान इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर दैट रीज़न। मेरी किताब में मैंने आई हैव गिवन डॉक्टर जयशंकर फेमस कोट कि जापान भारत में 4 क्रांति लेकर आए हैं, 4 revolutions, you know, in terms of technology, in terms of manufacturing, in terms of advanced know-how. अब नॉर्थ ईस्ट जो हमारी उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, पूरी लेस डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे जापान इज डूइंग मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर अस, एंड दैट इज राइट अक्रॉस द बॉर्डर विद द चाइनीज ऑक्यूपाइड टिबेट एंड ऑल आर देयर। हम किसी फॉरेन कंट्री को इतने वी डोंट ट्रस्ट एज मच एज जापान। आज जो है इंडिया का इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन कह लीजिए, या जियोपॉलिटिकल या काउंटर बैलेंसिंग ऑफ चाइना कह लीजिए, इवन स्टेबलाइजिंग इंडो पैसिफिक, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, आसियान के जो कंट्रीज हैं, इन सब में जापान बहुत बड़ी निवेश कर रहा है। जापान कैन कम्पीट विद चाइना एट सम लेवल्स इन गिविंग एड एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू वीकर कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज। तो भारत जापान मिलकर भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। इन मेनी ऑफ दिस कंट्रीज जापान इंडिया आर लाइक अ टैग टीम। Nice. हम कोऑर्डिनेट करके करते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना जापान है। जापान इज अ रिच कंट्री, बट हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास वी गॉट टेक्नीशियंस एंड वी गॉट अदर ट्रस्ट ऑफ द स्मॉलर वीकर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। सो जॉइंटली हम थर्ड कंट्री में जापान इंडिया एक टीम बनकर वी डू प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड स्किलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ये सब जापान के साथ मुमकिन है, क्योंकि वो हमसे कम्पीट नहीं करता है किसी भी मायने में। हमारी कोई एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है। तो द आइडिया इज, भारत शक्तिशाली होगा तो उनके लिए वहाँ पर प्रेशर कम होगा चीन का, और जापान शक्तिशाली होगा, हमारे लिए यहाँ पर प्रेशर कम होगा चीन का। एंड देन वी ऑल्सो, द जापानीज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया आर इनकम्पेरेबल। इट रन्स इनटू लाइक टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। किसी और कंट्री ने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया भारत में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज जापान हैज डन। इट्स मोर देन US और यूरोपियंस और एनी अदर कंट्री। सो उस हिसाब से आप देखो तो उन्हें लगता है कि इंडिया, अ स्ट्रांग इंडिया बेनिफिट्स जापान। इस तरह का यार चाहिए ना हमें, इस तरह का दोस्त चाहिए जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं और कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं। वी आर ऑल्सो जोग्राफिकली फार अवे, तो वी डोंट कम्पीट फॉर दिस इन्फ्लुएंस इन द सेम एरियाज एंड ऑल दैट। तो आइडियल है। बट यू हैव ऑल्सो सेड कि जापान एंड इंडिया टुगेदर ये एशिया में चाइना की जगह ले सकते हैं। What do you mean by an that? alternative? मतलब देखिए, जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीन इसमें सबसे आगे हैं, क्योंकि उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके बड़ा प्रोजेक्ट किया हुआ है। मोर देन $1 ट्रिलियन दे हैव ऑलरेडी कमिटेड। एंड इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए यू गो टू कंट्री लाइक म्यांमार और कैम्बोडिया और ईस्ट तिमोर,
or a Pacific island nation, small one like Tonga or Nauru or some such place, यहाँ पे क्या करता है, चीन लोन्स दे देता है और कर्ज के बदले में वो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाता है, रेलवे बनाएगा, रोड बनाएगा, टनल, ब्रिजेस, टेलीकॉम, एयरपोर्ट्स, सब एयरपोर्ट्स, ये सब बनाएंगे. एंड बदले में क्या होता है कि चीन का लॉन्ग टर्म प्लान होता है कि अच्छा भाई कर्ज तो हमने दे दिया, आप उधार वापस नहीं दे सकते हो, तो कोई बात नहीं, हमें ना एक जगह दे दो वहाँ पर जो परमानेंटली हम अपने लिए एक बेस बना लेंगे, हमारे मिलिट्री, हमारे इंजीनियर्स, हमारे सिविलियंस, हमारे इंटेलिजेंस सब कुछ आके वहाँ पर. तो इस प्रकार से पूरे जो क्षेत्र में एशिया में, स्पेशली एशिया, ऑल्सो इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, जहाँ पर भी गरीबी है चीन पहुँच जाता है चेकबुक लेके. में तो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन है. इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, दैट्स द राइट वर्ड. तो जापान के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ा बहुत मुकाबला, जापान का अपना एक पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर करके है, विच इज़, और उसमें रकम भी है. एंड बट ओनली थिंग इज, अनलाइक चाइना, वो डेमोक्रेसी है ना जापान, तो वो थोड़ा इट टेक्स मोर टाइम, थोड़ा मोर वेटिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ एड प्रोजेक्ट. यूं ही नहीं लिख के दे देता चेकबुक में कि लो भाई 10 बिलियन आपका हो गया. एंड दे डोंट डू ब्राइबरी. चाइनीज़ क्या करते हैं, गरीब देशों में जाके प्रेसिडेंट को पकड़ लिया, प्राइम मिनिस्टर, दीज आर स्मॉल वीक कंट्रीज, तो लालच में दे विल जस्ट डायरेक्टली ब्राइब द प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स एंड ऑल, एंड उनको अपने जेब में रख लेते हैं, एंड आगे वो कभी उनके खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं. सो जापान जो है वो थोड़ा सा स्लोअर है चीन के मुकाबले, इज नॉट सो फास्ट, बट वंस जापान कमिट्स, द काइंड ऑफ वर्क दे डू ऑन द ग्राउंड, marvelous. Quality of the infrastructure is superior, more environmentally conscious, they don't damage the local people, they don't commit human rights abuses like the Chinese. तो इसलिए हमारी और उनकी ना मिलकर जो हम जापान और हैं, एक अल्टरनेटिव है कि democracies can also do big work. It doesn't have to be a big, only a dictatorship जो can shape the regional order. Even democracies can do it if they come together. क्योंकि अकेले हमारे किसी की बस की बात नहीं, because China is like a 800-pound dragon, literally. And they've been controlling a lot of countries, like especially in Africa. I know this. I think recently they took over airport of Uganda, some port of some country, trains or some, पूरा infrastructure ही उठा ले जाते हैं under their control. And it's a kind of capture also. What they do is, it's called debt trap. And through debt ना, अगर आप कर्जदार हैं तो आपके कुछ राइट्स होते हैं ना, जिन्होंने उधार लिए हैं, तो दैट्स हाउ दे ट्राई टू टेक ओवर दोज कंट्रीज इफेक्टिवली. एंड उनका ये लॉन्ग टर्म गेम है कि अगर पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में, ऑल द ग्लोबल साउथ कंट्रीज में चाइना नंबर 1 हो जाए, यूएस को डिस्प्लेस कर दो, और अदर रीजनल पावर्स को डिस्प्लेस कर दो, फिर अपने आप ही चाइना नंबर 1 हो जाएगा इन द वर्ल्ड. दैट इज देयर लॉन्ग टर्म गेम थ्रू दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो आई बिलीव जापान एंड इंडिया, एंड टू एन एक्सटेंट यूएस, इंडिया ऑल्सो, we have to collaborate more to push back, because otherwise क्या होगा, हमारे बैकयार्ड में कंट्री लाइक श्रीलंका, कंट्री लाइक बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह चीन बैठा हुआ है, एंड थ्रू एड एंड थ्रू दिस इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन विच यू मेंशन. तो इसका पुशबैक कैसे हो सकता है? हमारे पास वी डोंट हैव द सेम चेकबुक डिप्लोमेसी बोलते हैं, इसमें आप निकालो और दे दो, एंड इन रिटर्न यू बिकम द बॉस. तो चेकबुक डिप्लोमेसी हम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए जापानीज असिस्टेंस की और कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरी है. तो जापानीज अपना बैंक अकाउंट देंगे और हम हमारी स्ट्रीट स्मार्ट मैन पावर, एंड ऑल्सो गुडविल, एंड ऑल्सो रीजनल. योर रीडर्स शुड रीड डॉक्टर जयशंकर फर्स्ट बुक इंडिया वे. उसमें वो कहते हैं, शतरंज का वो मेटाफर देते हैं, एज ए डेमोक्रेसी हम हमेशा ब्लैक पीसेस ही खेलेंगे. मतलब जो एग्रेशन है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो हमेशा चीन करेगा, which has got a white first move, because वो there are no constraints domestically. तो वो सोचता है कि मैं तो घर पर टोटली आश्वस्त हूँ, मैं दुनिया पर मुझे राज करना है. हमें राज नहीं करना है, हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए जिसमें 7-8 शक्ति के केंद्र हो, मल्टीपल सेंटर्स हो, हम भी एक हो, लेकिन हमारे साथ और भी सेंटर्स बनते हैं. Believe in that? Yeah, it's part of our DNA. To not become superpower. The absolute one superpower. हाँ, one नहीं, हाँ, हम सुपर पावर बनेंगे, but we will want 4-5 of them. So we believe in multipolar world. हाँ, and इसका कारण यही है, even our heritage में, आप go back in time, श्याम सरन जो हमारे एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ने बुक लिखी हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, उसमें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी दिया है कि इवन इन द वैदिक एंड द उपनिषदिक कॉस्मोलॉजी,
कि विश्व कैसा है। एट द टाइम ज्योग्राफी सबको, हमें मालूम भी नहीं था कि कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थे, दे वर नॉट डिस्कवर्ड, लेकिन जहाँ तक मालूम थे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने यही लिखा था कि जम्बू द्वीप और आर्यवर्त और भारत जो है, इट इज़ 1 out of 7 सुपर कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट्स, 1 out of 7 है। एंड जैसे कमल के फूल होते हैं उसमें जो पेटल्स होते हैं ना, उसमें 7 में से हम एक हैं। एंड देयर इज अ नेचुरल जोन ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर अस जो हमेशा रहेगा बाय वर्च्यू ऑफ आवर कल्चर, आवर सिविलाइजेशन। बट उसके बियॉन्ड जो है वो अन्य सभ्यताएं हैं, अन्य सिविलाइजेशन, अन्य एम्पायर्स होंगे, एंड वी आर कंफर्टेबल विद दैट। बट क्या है, डेमोक्रेसी है, एंड हमारी सभ्यता जो है, डेमोक्रेसी अमेरिका भी है, they go for the kill, they go for hegemony. That's right. I mean, maybe over time, you know, आप 18th century वगैरह देखें, before the Monroe Doctrine and all, they were not intent on domination. You're right. Over time वो भी ऐसे हो गए हैं। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो क्लियर है उनका correct. They became global in projecting power and all that. They believe in this. They believe in dollar domination. Correct. They love this petrodollar thing. Correct. फिर भी de-dollarization. Yeah. So it's but फिर भी military for them, dollar for them, सब तो उधर ही है system. You're right. But फिर भी, you know, they do it more subtly. How is subtle? Like soft power is there. हाँ. Trade power is there. All these organizations of UNESCO and then कंट्रोल में है, कंट्रोल वो सब उधर उनका ही है, formed by them, chaired by them, funded by them. Then military power is there. हाँ, but they don't invade and take over countries ना, like जैसे रशिया ने टैंक्स रोल करके वो भी करना स्टार्ट तो कर दिया है। अभी ट्रम्प इज गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अनएक्सपेक्टेड प्रेसिडेंट ही लेके आ जाए, और क्या ट्रेंड, मिलिट्री इंटरवेंशंस एंड ऑल। हाँ, बट जनरली आप देखिए, दे हैव एक हिस्टोरियन है जॉन लुइस गैडिस, उनका लॉजिक है कि ही सेड दैट अमेरिका इज एन एम्पायर बाय इन्विटेशन, मीनिंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज बिलीव दैट यूएस एक लिबरल हेजिमॉन है एंड वो आएगा तो हमारे भले के लिए आएगा एंड विल प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट अदर राइवल्स। जैसे जापान की बात की मैंने, यहाँ पर यूएस बेसेस हैं, सऊदी अरेबिया यूएस बेसेस हैं, सो दे डोंट outright occupy a country or, you know, take over it, or, you know, जैसे रशिया ने कोशिश की in Ukraine and all that. Successful, like really large empire by a country was purely by brute force, right? British ने यही किया, अमेरिका ने यही किया, चाइना अभी डेथ ट्रैप यही कर रहा है। चाइना थोड़ी जाके बोलता है कि आओ मैं तुम्हें किल ही कर दूंगा। Who knows, they may invade Taiwan. But अब तो because the president has been set by America now. हाँ, I know. Yeah, I know. President किसी का भी उठा सकते हो in this world and it's okay. Nobody might is right and जंगल राज जैसा, हाँ. Exactly, brute force है, only Russia has done that. Yeah. Apart from that, किसी ने किया नहीं, सब ऐसे प्यार से जाते हैं कि हम आपके साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, फिर देश ले गए, हम आपके साथ आपका देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं, फिर आपका एयरपोर्ट पोर्ट सब ले गए। तो who knows, I mean, yeah, to extend this logic, who knows, एक दिन भारत भी ऐसा एक उपनिवेशवादी जो कहते हैं ना कि कॉलोनियल, नियो कॉलोनियल पावर, who knows, but I don't see it in my lifetime. And for the factors I mentioned, मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह के धौंस जमाने वाले देश होंगे, because end of the day, I think as of now we don't believe in it. Hindu civilization basically is on the idea that, you know, वो वसुधैव कुटुंबकम तो है ही हमारा, साथ साथ, you know, we have a ability to include and to work with others, no? वही हमारी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी आप कह सकते हैं। एंड सो आई थिंक अल्टीमेटली भारत उस प्रकार का तो नहीं बनेगा। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं who are into these kind of games, great power games. बट जो भी आज तक इफ यू लुक एट हिस्ट्री, जो एक ग्रेट पावर बना है, नेचुरल अकरेंस और नेचुरल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आफ्टर जब से वॉर्स, पॉलिटिक्स, गेम्स, वर्ल्ड एक साथ हुआ, जब से ये गेम स्टार्ट हुए हैं, जब जो सुपर पावर बना है अक्रॉस हिस्ट्री, वो सब तो by doing these dirty cheap tricks, tactics से ही हुए हैं। That was what you know the critics have been saying, but मुझे लगता है कि अभी 21st century में the method of becoming great power also is different, क्योंकि पहले में क्या होता था कि unless you win a major decisive victory in war, in battlefield, you were not considered a great power. वो एक status affirming defining moment माना जाता था। अब जो है ऐसा नहीं है। जैसे चीन का आप देख लीजिए, चीन ने इकोनॉमिक प्राइमरली थ्रू दिस इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म ओनली इट हैज बिकम ग्रेट पावर। उसने आउटराइट किसी पर
हमला करके उस पर ऑक्यूपाई अभी तक नहीं किए हैं. हो सकता है ताइवान पे करेंगे शी जिनपिंग, बट सो फार तो लास्ट 20 ईयर्स जो चीन एक मध्यम शक्ति से महाशक्ति कैसे बना, इट इज़ मेनली थ्रू दिस काइंड ऑफ नॉन मिलिटरिस्टिक अप्रोच. हालांकि देर इज़ अ कॉलोनियलिस्टिक एलिमेंट इन इट, इंपीरियलिस्टिक एलिमेंट है इसमें. तो मुझे लग रहा है 21st सेंचुरी में जो ग्रेट पावर्स है वो अलग तरीके से बनेंगे, क्योंकि वॉर अवॉइडेंस इज देयर, बिकॉज ग्रेट पावर वॉर विल लीड टू टोटल डिस्ट्रक्शन. नो, एंड न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं बहुत कंट्रीज के पास. अब ऑल आउट वॉर शायद ना हो. सो आई थिंक द पाथवे टू बिकम ग्रेट पावर जो है, due to technological change, due to changes in the economic interdependence of the world and all that, ये अलग तरीके से होगा. सो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट इन आवर लाइफ टाइम्स भारत को उस तरह का विलन जैसा तो बनते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ. बट शक्तिशाली बनना है, शक्तिशाली बनने में कोई हर्ज नहीं, और शक्तिशाली बनने के लिए जो भी मुनासिब हो हम करेंगे. आई थिंक दैट इज़ द मैसेज दैट इंडिया इज़ गिविंग राइट नाउ. जस्ट अ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन. यस, हम लोग स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली अच्छी सिचुएशन में, क्योंकि हम सबके दोस्त हैं एंड हम वो मेंटेन करके चल रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. हमने कहीं से ट्रेड बंद नहीं किया, हमने कहीं से ऑयल बंद नहीं किया, हमने अभी ट्रेड डील्स साइन कर ली तो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद नहीं किया, ताकि हम हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट इज दैट इज़ द राइट थिंग टू डू टुडे, इज़ वॉट वी ऑल कैन सी. एंड वॉट इज़, जो सारे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, वेस्टर्न भी ईस्टर्न भी सब ये बोलते हैं, तो गुड थिंग दैट वी आर डूइंग. आई एम जस्ट आस्किंग बेस बिकॉज आप इतना हिस्ट्री पढ़ते हो, इतना फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हो, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हो. डू यू थिंक जो भी कंट्री सबका दोस्त बनने की कोशिश करती है वो सुपर पावर बनती है कि नहीं बनती? बिकॉज देन यू आर नॉट पोलराइजिंग हाफ ऑफ द वर्ल्ड एंड टेकिंग देम योर साइड एंड देन एस्टैब्लिशिंग डोमिनेंस, जो चाइना और यूएस करते हैं. Like बहुत सारी African countries they don't support US. Yeah. Not at all. Yeah. And you can see that in the UN votes of Taiwan. आप देख सकते हो कि पहले जब चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं था, कुछ 33 अफ्रीकन कंट्रीज, हार्डली 10 भी नहीं बचे शायद दो रिकॉग्नाइज ताइवान. तो तब सब लोग यूएस के साइड पे थे और सब रिकग्नाइज करते थे ताइवान. जब से चाइना का डोमिनेंस उन कंट्रीज पे बनने लगा, वो 33 कंट्रीज ने वोट कर दिया कि हम भी नहीं रिकग्नाइज करते, इंक्लूडिंग इंडिया. हम लोग नहीं रिकग्नाइज करते ताइवान को एज अ कंट्री, राइट? सो इट्स अ ट्रिकी स्पेस विच चाइना इज नाउ प्लेइंग, विच यूएस इज ऑल्सो प्लेड. But India is not playing that game. नहीं, देखिए वो resources का भी, it's about, we don't have as many surpluses, to do that checkbook diplomacy and all. And secondly, like I said, we don't yet have a great power mentality. वो क्या होता है? great power mentality ये होता है कि अच्छा, the whole world is my canvas, and if I make a compromise in one part of the world, it will help me in another part of the world. इस तरह का वो thinking होता है, great power logic. अभी हमारा जो है रीजनल कंसोलिडेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव स्टिल. साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक, ये हमारा कोर चाणक्य का था ना, कौटिल्य का कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. अपने सर्कल को बड़ा करो. हाँ. सो यू मे सी सम ऑफ दीज बिहेवियरल पैटर्न जो आप कह रहे हैं, सम ऑफ दीज थिंग्स मे बी लेटर इन टाइम, लाइक, बट वी स्टिल हैव अ सेंस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, लाइक वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, Absolutely. तो आई थिंक दैट विल रिमेन. एंड हमारे यहाँ, बिकॉज इट्स अ रोबस्ट डेमोक्रेसी, लोग सवाल पूछते हैं ना कि भारत इस देश में क्या कर रहा है, वहाँ क्यों नहीं कर रहा है, क्या कर. तो आई थिंक द डिबेट इन द डिस्कोर्स नेचुरली लिमिट्स एक्सेसिवली रेकलेस और एक्सेसिवली एग्रेसिव बिहेवियर. तो जैसे काउंटर टेररिज्म है, अब इजराइल हमारा दोस्त है, बहुत लोग बोलते हैं अच्छा भाई इजराइल तो दुश्मनों के परखच्चे उड़ा रहा है, भारत इतने छोटे छोटे स्टेप्स क्यों लेता है? वी शुड बी लाइक इजराइल, वी शुड लाइक ब्लो द स्मिथरीन्स आउट ऑफ आवर एडवर्सरीज. अब इसमें मैंने समझाया भी है इस बुक में कि एक महाशक्ति बनने के लिए यू हैव टू टेक अलॉन्ग मेनी कंट्रीज टुगेदर, एंड यू नीड a lot of them support in the UN General Assembly, in the United Nations Security Council, in different regions of the world. अब हम इजराइल का टैक्टिक्स अगर हम अडॉप्ट करें, overwhelming force, disproportionate force which lead to a lot of casualties and all, तो ये जो गुडविल वाली जो बात है, we will lose with many quarters. जैसे मान लीजिए UAE है, एमिरेट भी इज ऑल्सो क्लोज फ्रेंड, एंड सऊदी भी कुछ हद तक हैं, तो वी विल फॉरफिट ऑल दोज थिंग्स विच आर ऑल्सो बेनिफिशियल टू इंडिया. सो वी विल, आई थिंक, देयरफॉर not adopt certain tactics or methods which may I mean power differential तो हमारा है over at least today we won't, because we won't resort to such things. Yeah, we are at a so हम लोग probably
टियर 2 में है तो अभी टियर 1 पे पहुंचने दो ये सारी टैक्टिक्स करके, maybe देन टियर 1 से probably we'll a new change, generation that will come up may think differently. For now we are a little cautious, yes. Even with the US, जो हमारा सबसे बड़ा trading partner है, now the deal we have done, the trade deal we have done with them is in such a way where थोड़े से, I said it's a combination of firmness and flexibility in my Hindustan Times column. तो थोड़ा लचीलापन हमने दिखाया है, बट ऑन सर्टन थिंग्स वी हैव नॉट गिवन ग्राउंड, जितना वो मांग रहे थे ट्रम्प, वी हैव नॉट गिवन फुल. सो ऐसे ही चलेगा. इंडिया सीम्स लाइक अ वेरी कॉशियस एंड ए श्रूड ऑपरेटर. कुछ लोगों को लगता है कि इंडिया जो है इज वेटिंग फॉर इट्स टाइम. अभी अपना टाइम आया नहीं है, and until that time we'll have to be a little bit conservative only, not very aggressive or radical on certain aspects. Second is the economic potential. I mean, a lot of people stop talking about human rights when they realize there is massive economic and investment potential. They stop giving us lectures on morality when they realize कि पैसा यहाँ पर आके बना सकते हैं वो, right? So I think many of the countries that in the past were critical of us are less critical of us today on these issues, on our internal issues, because they realize it's very harmful to their own interests to upset this pahad like India. So अच्छा है, but I mean, maybe the pace of growth can be higher and all those things are domestic matters on which I'm not an expert, but 8 to 10% if we keep on clocking for 2 decades we'll make it. And for that to happen we need a conducive external environment. सारा कुछ डोमेस्टिक रिफॉर्म ही नहीं है. लेबर कोड एंड ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड ऑल दीज आर फाइन, दे आर इम्पॉर्टेंट, बट एक्सटर्नली जो है वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो एक कंड्यूसिव foreign environment चाहिए for us to grow, and for that we have to take along all these friends I'm talking about. एक से अलग अलग चीजें मिलती हैं हमें, and so we need those resources, and therefore we are not closing our doors to anyone. First हमने जापान की बात कर ली, second हमारा friend ऑस्ट्रेलिया. Australia, is one of our fastest growing strategic partnerships. क्यों? ये पहले we were on opposite sides because historically they were US allies and we were with the Soviet Union. I'm talking of Cold War period. Okay. At that time, even though we shared the common Indo-Pacific space, हमारी उतनी बनती नहीं थी. At one time तो ऐसा भी था कि Australians used to fear, अच्छा Indian Navy बड़ा हो रहा था, it may challenge their sphere of influence in the Pacific Islands and these Malacca Straits and all. Now क्या हुआ है, Australians have realized they have become very over-dependent on China for trade and for economy. And after COVID-19 pandemic, they suddenly realized China can blackmail them, hold them to ransom. And they demanded a lot of concessions from Australia, which on in return for taking back their comments on China, the Wuhan virus, and all those things. So what they've realized over time is Chinese Navy also is expanding heavily in the whole region. So Australia का जो backyard, the traditional sphere of influence था, Pacific Island nations, Southeast Asia, इन सब पे चीन का सत्ता ज़्यादा है, and Australia is being slowly ejected from many places. आप सोलोमन आइलैंड्स करके छोटा सा एक द्वीप है पैसिफिक में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू बी ट्रेडिशनली अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंशियल पावर और द डोमिनेंट पावर. चीन ने वहाँ पे जाके समझौता कर लिया, लोन्स दे दिए और कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेंगे, सिक्योरिटी भी मेंटेन करेंगे. सडनली ऑस्ट्रेलियंस आर जिटरी सेइंग कि व्हाट हैपेंस टू आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है टू कम्पीट विद द चाइनीज. सो ऑस्ट्रेलियंस की अभी आवश्यकता है टू फॉर्म कोएलिशंस. तो इस रियलाइजेशन के बाद पिछले 10 सालों में भारत के साथ बहुत मजबूत संबंध हुए हैं हमारे. वी हैव साइंड ऑल्सो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट. आवर ट्रेड इज लाइक डबल्ड और इज गोइंग टू ट्रिपल very soon, and the financial integration is much higher. Australia India jointly naval operation, naval exercises ये सब भी कर रहे हैं. हम क्वाड के भी हिस्से हैं, तो देयर लॉट ऑफ कॉमनलिटीज नाउ. और हमारा डायस्पोरा बढ़ता जा रहा है. जापान में नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया में इट्स गेटिंग क्लोज टू 1 million. बट चाइनीज डायस्पोरा बहुत ज्यादा है. हाँ, लाइक चाइनीज पीपल डोमिनेंस इन ऑस्ट्रेलिया इज इनसेन. दैट्स ट्रू. एंड सो बट उसी डोमिनेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए दे नीड इंडियंस. व्हाट इज हैपनिंग इज Chinese interference in Australia's internal affairs also grew. A Clive Hamilton करके Silent Invasion, he's written a book. It's about how China surreptitiously entered Australia through the diaspora, through investment, through loans, and all these things, through trade, and began to start dictating terms to Australians themselves on उनके मीडिया में क्या कवर होना चाहिए, उनके पॉलिटिशियंस को क्या बोलना चाहिए. दे ब्राइब्ड एवरीबॉडी इन द सिस्टम. दे वर ट्राइंग टू साइलेंटली टेक ओवर द कंट्री. सो उसका बैकलैश है.
fear of Chinese takeover. So I think India is a good counterbalance. हमारा जो diaspora है in Australia, professionals हैं, non-political हैं, they don't work as secret agents of India there to try and interrupt the democracy in Australia. So they love us. And पहले बोलते थे 3 C's, क्रिकेट, करी, कॉमनवेल्थ, ये 3 चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया और भारत को करीब लाते हैं. अब in a way, negatively, China has also, the 4th C has, in a negative sense, has also brought us together. And abhi, the level of economic integration is high and level of trust among the leaders is high. So ये जो है, ये भी एक problem free relationship है, but ये नया है. Unlike Japan जो हमने बहुत पहले से cultivate किया है, ऑस्ट्रेलिया लास्ट 10 years में इज कम अराउंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं. अभी अंडमान्स के पास वी आर डूइंग जॉइंट एक्सरसाइजेस एंड ऑल दीज थिंग्स. दिस इज अ क्रूशियल चोक पॉइंट जो कहते हैं, जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट. चाइनीज उनका जो तेल सारा कुछ जो मिडिल ईस्ट से आता है, इट पासेस थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का. यहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस एंड इंडियंस कोको आइलैंड से उनके भी टेरिटरीज हैं इन द इंडियन ओशन एंड इन द इंडो पैसिफिक. वहाँ पर हमारी नेवी जाती है. That is how we are going to be able to counterbalance the Chinese. And economic wise तो जैसे मैंने कहा अभी sky is the limit, the trade is growing. And by the way, Australia, UAE इन दोनों के साथ जब से हमने free trade agreement sign किए हैं, is just opening up vast markets and suddenly you see the results. Within 1 or 2 years double हो जाता है हमारा trade इनके साथ और triple हो जाता है. UAE तो almost 100 billion तक पहुँच रहा है अभी. It may one day, a small country, United Arab Emirates, may overtake China or the US and become our largest trading partner. That's also a possibility in the way things are going. So what I'm saying is Australia के साथ हमने ऐसा किया है and they appreciate it and they want India to project power in their backyard and to cooperate with them jointly. हम ऑस्ट्रेलिया से कंसल्ट करते हैं. When we go to Pacific Island nations, चीन की तरह हम unilaterally नहीं जाते हैं. And we don't try to push out Australian influence. We work along with the Australians jointly. Let us implement a project there. You know. So I think एक middle power coalition बोलते हैं. ये सब जो है middle powers हैं. And जैसे हम लोग थोड़ा defensive हैं about our own backyard कि चीन घुस गया है and उसको निकाल फेंकना यहाँ से, वैसे ऑस्ट्रेलिया भी डिफेंसिव है and एक दूसरे का साथ देने, birds of a feather flock together. हम दोनों common enemies, so that's why. हम दोनों का threat एक ही से है. Exactly. ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना कम कैसे करें? इंडिया सबसे बड़ा ग्रोइंग मार्केट है उनके लिए. इफ दे कैन सेल मोर मिनरल्स टू इंडिया, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट चाइनीज बॉयकॉट एंड चाइनीज ब्लैकमेल. अभी बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने आफ्टर कोविड started like investing a lot there, like the large giants in the mineral space. And I can tell you our diaspora is like a living bridge and they are so dynamic and entrepreneurial in Australia. They are really, they know the Indian market and they can help Australian investors better navigate the Indian market and regulatory system here. So a lot of these transnational linkages are being formed at the level of FDI flows and all that. It's going to, and technology transfer and all these things we are working on joint, in many fields. Australia is an advanced industrialized country, but uska increasingly orientation is towards the Asia. उसका आइडेंटिटी थोड़ा बदला है. It used to be originally considered itself as part of Europe only because it's a white settlers का. But now they see the geography, the power of geography is there in this area. They need to keep China in check and they need to also find new opportunities. So as long as India grows na, उनके लिए bonanza है because they can sell more to us. Yeah. So on all those counts, I think the congruence is very high. And leadership level पे also Scott Morrison, उनके ना बहुत सारे prime ministers आते जाते रहते हैं Australia. Sometimes people get confused, but Anthony Albanese, the current one, has been in power for some years, and he's got a very strong relationship. वहाँ पे अभी ये हुआ bipartisan है support for India. चाहे लिबरल्स पावर में हो, कंजर्वेटिव, राइट विंग, लेफ्ट विंग, जो भी इलेक्शन जीते आए, नए प्राइम मिनिस्टर आए, पुराने वापस आए, they for them the consensus view is India is necessary for Australia's security and prosperity. So it's going well and our students are going. एक ज़माना था जब सारे US and Canada and European countries में ज़्यादा जाते. Australia has become big destination for our higher education also. They want to attract more of our fee paying students. उनका फ़ायदा है उसमें. They have some top universities. Some of the skills they acquire there can be useful for startups in India. तो convergence बहुत ज़्यादा है, very less conflict है. So this is another, ये दौड़ेगा, चलने वाला दोस्ती नहीं है, दौड़ने वाली है. And ultimately, Raj, as India grows ना,
ये मंगतों की तरह गोइंग फॉर वर्क और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड एंड सेटलिंग डाउन जो है वो ट्रेंड कम होती जाएगी. वो तो हो ही रहा है. There is lot of people coming back come also. back also, है ना? They are. So I think eventually ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा. I don't think our Indian diaspora now is the officially Ministry of External Affairs का मानना है कि प्रवासी लगभग 35 मिलियन बोल रहे हैं. Is the number right? I think it will stabilize. It will not keep on happening where more and more people will leave the country because India में growth हो रहा है. Rather foreigners यहाँ पे आएंगे ज़्यादा, है ना? उल्टा we may have to handle some, economic migrants. We already have a lot of illegal immigrants from Bangladesh. It's running into become a big demographic problem in Eastern India. But we may see more from other countries where we will have to actually accommodate more rather than we sending. So south to north होता है ना, global south विकासशील देशों से विकसित देशों का ये फ्लो होता है. बट भारत खुद एक विकसित देश बन जाए तो उल्टा भी हो सकता है. So let us look for that kind of era where we retain the talent at home and in fact we attract talent from outside. We are getting a lot of talent. Like people are making good money outside for 15-20 years and then they settle coming back again. There are a lot of now cases. मैं खुद एक रिटर्न हूँ after doing my PhD in 2009. I need not have come back to this country. Most of my peers were saying कि US में कोई academic job ढूंढ लो. And कुछ तो आप जानते हैं colonial mindset इतनी ज़्यादा है over history. कुछ तो कहते हैं कि मती मारी गई क्या वापस क्यों आ रहे हो, यू शुड ट्राई टू गेट अ ग्रीन कार्ड एंड गेट अ यूएस सिटीजनशिप. हमने कहा नहीं, हिंदुस्तान को दिस इज माय लैंड एंड आई हैव टू कम बैक एंड बिल्ड दिस नेशन एंड मेक इट अ सुपर पावर. ना यही सब हमारा छोटा छोटा योगदान रहेगा. तो आई थिंक दैट माइंडसेट विल अल्टीमेटली सॉल्व दिस इमिग्रेशन प्रॉब्लम. एंड इट इज हैपनिंग. दिस मॉर्निंग आई मेट Cummins के like ex, he was a global leader at Cummins, he was chairman and MD and he left that Cummins, chairman and MD left that and be like, I want to leave US, come back to India, this is my motherland, I want to contribute here, and now he's a professor. So 8 to 10% global growth leader coming back. And there are so many cases like you, that this guy, too many people. So it's a good thing. Even the IITs जो एक बार कहते थे ना कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सारे हमारे यहाँ डिग्री लेते हैं ऑन टैक्स पेयर फंडेड एजुकेशन एंड देन दे ऑल इमिग्रेट टू द यूएस. अब मैंने आई सॉ वन ऑफ द IIT डायरेक्टर्स सेइंग दैट वेरी फ्यू ऑफ देम एक्चुअली आर इमिग्रेटिंग आफ्टर फिनिशिंग because there is a flourishing. So I think India will be the magnet. It will keep our folks at home. It will bring others to India. और I तो like this strategy also कि अपने वाले बाहर जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, 5-7-10 साल उधर सीख के आते हैं, काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, skill transfer, और बहुत फंड्स लेके आते हैं, then they do here like good job. Like all startups, if you see, most of them successful ones are US returns. Correct. Like, because you've seen better things and you'll want to bring those best practices back. Like a lot of unicorns are US returns in India. So that should be encouraged. Okay. So because हम लोग US की इतनी बात करें, third is US as a strategic partner. Like I said, इनका थोड़ा great power mentality है, alliance mentality है. They expect कि even partners भी हो, allies भी ना हो, तो भी वो allies की तरह behave करें. थोड़ा उनके दिए गए नक्शे के आधार पर आगे चलें, नॉट टू डिविएट. तो यूएस के साथ कभी कभार हमारा फ्रिक्शन हो जाता है इस विषय पर. लेकिन ओवर टाइम क्या हुआ है, बिकॉज एक तो चाइना फैक्टर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वैसे ही यूएस तो और भी ज़्यादा कंपटीशन में है चाइना के साथ. तो एशिया में इन्हें लगता है कि काउंटर बैलेंस जो है इंडिया है. सो वी हैव टू शो सम व्हाट दे कॉल, पहले कहते थे स्ट्रेटेजिक जेनरोसिटी. We should show to India on many things. Nuclear deal जब हुआ था 20 साल पहले and all that. Those are all the main ideas behind that. But अभी over time क्या हुआ है कि they expect that अच्छा भाई India US के साथ ज़्यादा integrate हो रहा है, तो it should also toe our line on certain things. And वहाँ पर हम जो हैं वो लाल लकीर खींच देते हैं कि we are independent. हम ally नहीं हैं आपके. तो उसकी वजह से अनबन हो जाती है. जैसे ये ट्रेड वॉर जो ट्रंप ने शुरू किया है, दैट इज़ पार्टली आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट हम उनकी बात मान जाएं या वी सबमिट और सकम. वो हमने नहीं किया है. लाइक आई सेड, हमने बैलेंस ट्रेड डील किया है उनके साथ, एंड ऑन सर्टेन इश्यूज हम ढीठ भी हैं. वी आर सीन एज एडमेंट और स्टबर्न. तो ठीक है, राइजिंग पावर शुड बी लाइक दैट. आत्मसम्मान है हमारा, कंपेयर टू पाकिस्तान जो कि कह रहा है कि आइए भाई हीरे हैं हमारे पास, ये देखिए बक्सा खोल के दिखा रहा हूँ, आसिम मुनीर सिंह, यू कैन माइन ऑल द रेयर अर्थ्स एंड टेक वट एवर यू वांट. तो हम तो ऐसे वी आर नॉट गोइंग टू सेल आवर कोर रिसोर्सेज टू एनीबडी लाइक दैट.
ऑन अ प्लेटर. तो इंडिया बिकॉज सेल्फ रेस्पेक्टिंग कंट्री, राइजिंग पावर है एंड अल्टीमेटली ग्रेट पावर बनेगा. कुछ हद तक एक फ्रिक्शन रहती है विद द यूएस, बट इट्स मैनेजेबल. एंड ऑफ द डे क्या है, आप देखिए ओवरऑल रिलेशनशिप इतना बड़ा है. अमेरिका अकेली ऐसी देश है जो हमारा पार्टनर है जिसके साथ 50 से ज़्यादा डायलॉग मैकेनिज्म्स हैं हमारे, बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म्स ऑन सो मेनी इशू एरियाज, राइट, फ्रॉम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एनर्जी, क्लाइमेट, ये वो आप गिनते जाएंगे एंड यू विल इवन स्क्रैच योर हेड्स कि इस विषय पर भी भारत और अमेरिका क्या साझेदार हो सकते हैं. बहुत सारे ऐसे हैं इशू एरियाज, टॉपिक्स, सेक्टर्स. तो थिक रिलेशनशिप बोलते हैं हम इसको. एंड इसको एक ट्रंप सरकार या एक साल की जो ट्रेड वॉर से इतना नहीं बिगड़ सकता है. कुछ हद तक ट्रस्ट कम हुआ, इरोड हुआ है, बिकॉज हमने नहीं सोचा था कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे रशिया की वजह से. बट फिर भी जो भी हैं वो अब हटे हैं. एंड वी हैव बीन savvy in dealing with them. We understand the great power mentality and we have played around that great power mentality of the US and made sure कि जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत compromise करना था हमने किए हैं. But on the other hand, we also have to get benefits. Yeah. That's why we said it has to be fair, balanced and reasonable, whatever outcome is there. And I think they realize that India is too big an opportunity for them to let go or to lose altogether. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्रंप से, इनफैक्ट ट्रंप ने एक बार कहा भी था, दे डोंट लव मी एज मच एज दे यूज्ड टू बिफोर बट दे विल स्टार्ट लविंग मी अगेन, मीनिंग इंडिया. एंड इट्स वेरी क्लियर बिकॉज पीपल आर सेइंग दैट द फीडबैक इज सो नेगेटिव. Our diaspora is there. We have 4.5 million people. You know, the bilateral trade overall, you know, if you take goods and services, more than $200 billion. ये 500 billion, 1 trillion तक जा सकता है. A lot of market opportunities will be wasted if the trust is broken, ना. तो आहिस्ता आहिस्ता से वो एक तरह से समझ गए हैं that भारत से समझौता करना बेटर है. ये दबंग वाला रवैया अपनाकर उन पर कोई फैसला थोप नहीं सकते हैं. तो that we have managed. And it's a very deep relationship. चीन के अलावा काउंटर बैलेंसिंग चाइना तो है ही, जियो पोलिटिकल एंड सिक्योरिटी. द इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी सेक्टर आप देख लीजिए, सर्विसेज ट्रेड बहुत हाई है हम दोनों के बीच में. एंड बिग अमेरिकन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट्स. आप अमेजॉन, ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, इन सब का देखिए close to $70 billion समथिंग दे आर कमिटिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. सो क्लियरली उनके लिए लगता है कि ये एक डेमोक्रेसी भी है एंड एट द सेम टाइम बहुत बड़ा मार्केट है, मिडिल क्लास इज ग्रोइंग. तो हाउ कैन वी लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. एंड वी हैव प्लेड दैट कार्ड वेल, दैट मार्केट एक्सेस अगर आपको हमारी चाहिए तो आपको उल्टी दिशा में आपको भी हमें ज़्यादा एक्सेस देनी चाहिए. सो इट्स अ विन विन काइंड ऑफ अ थिंग वी हैव डन विद देम. And at the broader level, there's a lot of, I think, a common English language tradition hai. A lot of our immigrant community is there. Diaspora is big. So all these factors make it net positive. Kuch negative sides hain. We have to manage that, like I said. US expectations are different from ours on some areas. एक चीज़ मैं highlight करूँगा, neighborhood में US India cooperation उतना नहीं हो पाया. I showed that in my book also in Friends. बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो. श्रीलंका to an extent actually we have cooperated with the US, but in many other countries we are not able to converge कि let us have a joint approach. जैसे मैंने कहा ना, जापान और भारत का है टैग टीम, बट यूएस के साथ नहीं बन पा रहा है. एंड वो सम ऑफ द टाइम्स पीपल से, अमेरिकन सोचते हैं कि भारत जो है वो चीन का फुल पुशबैक नहीं कर पा रहा है अपने आप, सो वी हैव टू गो इन एंड डू इट इन अ डिफरेंट वे. तो इस वजह से क्लैश होता है हमारा, स्पेशली ऑन इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश. वी हैव बीन वेरी अनहैप्पी विद यूएस पॉलिसी एंड अप्रोच टू द ओवरथ्रो ऑफ शेख हसीना एंड द न्यू ऑर्डर एंड ऑल दैट. सो यूएस ने तो, अब देखिए कॉन्स्पिरेसी थियरीज बहुत होते हैं. देयर वाज अ डोमेस्टिक dissent in Bangladesh against Sheikh Hasina, but Americans did encourage the opposition to try and bring about change, and they welcomed the change. We were horrified by the change. So देखिए, अगर हम comprehensive global strategic partners कहते हैं US India, why we are not able to coordinate in our own neighborhood? ये एक बड़ा सवाल है. एंड माई थिंकिंग इज, एक एक कंट्री का हम विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन बड़े बिग पिक्चर, बड़े पैमाने पे अगर सोचे तो मुझे लगता है कि बिकॉज इंडिया इज अ राइजिंग पावर एंड बिकॉज वी डोंट वांट टू बी प्ले सेकंड फिडल टू एनीबॉडी, हम किसी का जूनियर पार्टनर नहीं होने के लिए हमें मंजूर है. इस वजह से
अनबन रहती है विद द यूएस, बट वी हैव टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन. अल्टीमेटली अगर इफ वी बोथ शेयर द सेम परसेप्शन दैट चाइना इज अ शेयर्ड एडवर्सरी और अ शेयर्ड थ्रेट और अ चैलेंज, we have to close ranks. We can't keep on being at loggerheads, no? तो economic relationship है, Quad है, Indo-Pacific है, technology ये सब चल रहा है, investments all good. But on South Asia and extended neighborhood ना, we need to work closer. And unfortunately US के साथ because of this asymmetry जो कहते हैं अंग्रेजी में, asymmetry के कारण अभी तक पूरी तरह नहीं बना है. But फिर भी even if you keep the negative aside, the positives like I said net positive हैं, and ये relationship is very crucial. आप देखिए कोई भी उभरती शक्ति जो है भारत जैसी, वो दोनों महाशक्तियों के साथ टकरार नहीं कर सकता है. Already China is trying to stymie our rise. At least the US is not trying to stop our rise. उन्हें कोई they will be happy if India becomes a counter. इसको offshore balancing बोलते हैं हम. Offshore balancing means US खुद नहीं सारे assets commit करेगा to stop China, बल्कि उस चाइना का के प्रतिबार के लिए ना लोकल जो रीजनल क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं उनको बढ़ावा देता जाएगा. तो इंडिया इज द नंबर 1 कैंडिडेट फॉर दैट पर्पस ना. सो आई थिंक वी ओवरऑल कन्वर्जेंस रहेगी. एंड देयर मे बी डॉक्टर जयशंकर एट माई बुक लॉन्च ऑफ फ्रेंड्स, उन्होंने कहा था कि सम फ्रेंड्स आर मोर आर प्रॉब्लमैटिक देन अदर्स. एंड जो प्रॉब्लमेटिक फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे दे आर स्टिल फ्रेंड्स ओनली. तो समटाइम्स भारत में लोग बहक जाते हैं. ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इस तरह का यू हियर दिस थिंग्स राइट. नहीं अमेरिका का बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत को दबा के रखने की. आई थिंक दीज आर ऑल अनफाउंडेड. आप क्या कहना चाहते हैं? आप चीन का भी मुकाबला करेंगे और अमेरिका का भी मुकाबला करेंगे तो भारत महाशक्ति कैसे बन सकती है? let us be strategic and let us think long term. US के साथ alignment, not alliance, alignment. झुकाव जो कहते हैं, शादी वाली बात नहीं करें, शादी नहीं, झुकाव, लिव इन रिलेशन जो भी है वो चलती रहेगी. उसमें काफी फैक्टर्स हैं. इंटरेस्टिंग. एंड देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, रशिया? तो ये हमने कैसे बॉल बैलेंस किया, जो मदारी का खेल नहीं होता जिसमें वो जगलिंग, कि ये वाला बॉल भी हम हवा में उछल रहे हैं, ये भी उछल रहे हैं और दोनों गिर नहीं रहे हैं. बहुत लोग मानते हैं कि रशिया, देयर टू व्यूज. वन इज दैट रशिया हमेशा हमारा साथ देता रहा है और सुख दुख का साथी है, तो हम छोड़ नहीं सकते हैं. लेट्स जस्ट स्टिक टू रशिया कम वॉट में. ऑन द अदर हैंड यूएस प्रेशर है on the Ukraine war and also on buying oil and weapons from Russia and all these things. So what we have tried to do is balance these two, competing interests. And with Russia, we are not going to abandon them. सबसे पहले तो हमने clear बताया, Americans को भी बताया, Europeans were also expecting कि हम Russia के खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया. But based on our national interests and based on our own reading of international situation, हमें लगा कि रशिया कैनॉट बी एंटेगोनाइज्ड एंड साइडलाइंड फुल्ली. उसकी अपनी अहमियत है, स्पेशली इन दिस यूरेशिया रीजन एंड ऑल दैट. तो वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. हम जब कहते हैं ना कि वी वांट अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन टू ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, सैंक्शन से कोई काम नहीं चलने वाला है. वी नेवर जॉइन एनी सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया. इन फैक्ट वी इंक्रीज्ड ऑयल एंड वेपन्स, नॉट सो मच वेपन्स बट ऑयल परचेजेस ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर. एंड दैट सेंट अ मैसेज दैट देखो, वी वैल्यू आवर फ्रेंड्स एंड हम लॉयल भी हैं एक तरह से, लिव इन भी हैं बट लॉयल भी हैं एक तरह से. आप देखिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन अभी भी 1/3 ऑफ आवर डिफेंस सप्लाईज कम फ्रॉम रशिया एंड दे हैव ऑल्सो बीन विलिंग टू डू मोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड सच थिंग्स जो अन्य शक्तियाँ नहीं करती हमें उतनी, स्पेशली इन डिफेंस फील्ड. तो कुछ ऐसी आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम वेरी सक्सेसफुल in intercepting the Chinese-backed Pakistani, missiles and aircraft. So BrahMos missile देखा आपने, we struck some of the major terrorist camps. ये BrahMos भी तो joint Russian and Indian technology से बनी है. तो कुछ एरियाज में रशिया की अभी भी स्ट्रेंथ है, हालांकि डिक्लाइनिंग पावर है. तो रशिया जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए पहले हुआ करती थी अब नहीं है. अब और भी आ गए हैं, जैसे मैंने कहा फ्रांस भी अभी बड़ा डिफेंस प्लेयर है हमारे लिए, यूएस भी है, इजराइल भी है. बट जिस स्तर तक हमें रशिया की आवश्यकता है, हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे.
We can't just abandon, and that gives a bad signal. If we just come under pressure of the US and say overnight कि चलो भाई अब रशिया बाय बाय, तो फिर तो लोगों को लगेगा कि अनरिलायबल पार्टनर बन जाएंगे. So हमारी आइडेंटिटी का भी सवाल है और डिपेंडेबिलिटी का सवाल है. So I think we will sustain the relationship with Russia, but returns कम है. अब उतनी कुछ लोग अभी भी आज भारत में ना साइकोलॉजिकली उन्हें लगता है एक टाइम वॉर्प में फंसे हुए, उन्हें लगता है कि अभी भी रशिया महाशक्ति है, अभी भी रशिया ग्रेट पावर है. वो नहीं है. तो एक्सपेक्टेशंस भी हमें कम करनी चाहिए. रशिया से जहाँ जहाँ हमें लाभ मिल रहे हैं वो हमें लेते रहना चाहिए. बट डजंट मीन दैट रशिया इज गोइंग टू सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स. सम पीपल, ओल्ड टाइमर्स, बिकॉज ऑफ द नॉस्टैल्जिया, Soviet Union, it was a great power, it was a big, world power. They still have a very pro-Russian line, without understanding the ground realities have shifted. The power has also shifted away from them. So I think we should take a realistic position on this. कभी कभार चाणक्य नीति यही कहती है ना कि अगर कभी कभार with one friend अगर आपको थोड़ा सा, if you have to step back in order to gain the friendship of somebody else who is more powerful, we should be willing to do it without any, being sentimental. इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है. Some people become emotional about Russia, but I think we should be realistic. एक वो वास्तविकता के आधार पर we should continue the friendship, but it has limitations. And then our next friend, who's France. इंडियन ओशन में फ्रांस की टेरिटरीज हैं, वहाँ पर हमारी नेवी उनकी नेवी साथ में काम करती है. एंड फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन का एक दिग्गज है, EU का जो पूरा वही न्यूक्लियर पावर है. एंड ऑल्सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एवरीथिंग वी डू विद फ्रांस और जर्मनी, दो अव्वल शक्तियाँ हैं यूरोपियन संघ के अंदर. इन दोनों का साथ हमारे लिए बहुत आवश्यक है. तो फ्रांस जो है इसलिए आगे आया है बिकॉज उसे लगता है हमेशा कि हालांकि वो नेटो का हिस्सा है, हालांकि वो अमेरिकन एलाय है, लेकिन वो फ्रांस का हमेशा एक आउटलुक रहा है कि हम एक तरह से स्वाधीन हैं, हमें यूएस के दबाव में नहीं आना चाहिए पूरी तरह, और हमें अपना एक यूरोपियन थर्ड पावर सेंटर बनाना है, नाइदर चाइनीज नॉर अमेरिकन. तो इस हिसाब से उन्हें लगता है कि भारत जैसे जो उभरती शक्ति हैं उसके साथ मिलकर काम करें तो EU एंड यूरोप को एक स्तंभ की तरह, एक पिलर की तरह, मल्टीपोलर ऑर्डर में एक पोल की तरह खड़ा कर सकते हैं. तो बहुत सारे फायदे हैं. एंड आई थिंक फ्रांस ये भी चाहता है कि उनका वो वैल्यूज बेस्ड अप्रोच भी है थोड़ा बहुत. उन्हें लगता है कि चीन, पहले वो चाइना की तरफ ज़्यादा झुकते थे, ज़्यादा दे यूज्ड टू लुक अप टू चाइना फॉर ट्रेड एंड फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट. बट इवन द जर्मन्स, अब रियलाइजेशन को ये आ गया कि चीन जो है वो पहले तो दोस्ती करता है, उसके बाद कॉम्पिटिटर बन जाता है, और देन दे विल ईट योर लंच. तो अभी चाइना शॉक बोलते हैं उसको. अभी चाइना शॉक 2.0 चल रहा है यूरोप में, वेयर चाइनीज प्रोडक्ट्स फॉर एवरी, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख लीजिए, मोस्ट ऑफ दीज कटिंग एज फील्ड्स ना, पहले तो फ्रांस के साथ एंड जर्मन्स के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर ये सब किया, अब वो सीख गए सारा टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर करके. नाउ देयर मॉडल्स आर चीपर देन व्हाट द यूरोपियंस मेक, एंड यूरोपियंस आर फेसिंग प्रेशर इन द होम मार्केट. उनके अपने मॉडल्स नहीं बिकते, चाइनीज बिकते हैं. सो दे आर इम्पोजिंग टैरिफ्स नाउ. एक ट्रेड वॉर EU और चाइना का भी चल रहा है. डेयरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें कम सुनने में आता है. तो यूरोपियंस जो है फ्रांस समेत सब समझ गए हैं कि चीन जो है अब दोस्ती वाले लायक देश नहीं रही. अब वो उसे थोड़ा सा ना, वी शुड बी वेरी ऑफ चाइना. तो उन सब कैलकुलस में भारत जो है वो उनके लिए बेस्ट बेट लग रहा है, बिकॉज दे नीड इंडिया, बिकॉज इट इज सीन एज मोर बिनाइन, लेस थ्रेटनिंग एंड डेमोक्रेटिक. तो ये सारे फैक्टर आप देखें तो फ्रांस इज एन ऑटोनॉमी, यूरोपियन ऑटोनॉमी की, एंड टू बिकम अ सेपरेट पावर सेंटर ना, वो घबरा गए. जिस तरह ट्रंप ने उन पर भी ट्रेड वॉर सब चलाया ना, तो यूरोपियंस को लगता है अगर हम डाइवर्सिफाई करें, लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील है, बड़ा देश है, एशिया में इंडिया है, बड़ा देश है, इंडोनेशिया है, इन सब के साथ अगर हम दोस्ती करें तो दैट इज़ हाउ वी कैन मेंटेन आवर इंडिपेंडेंस इवन फ्रॉम द US. तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब जो है फ्रांस हमारे लिए बहुत करीबी है, एंड वी कैन ट्रस्ट दिस कंट्री out and out. And why can we trust this country? So यही बात है, क्योंकि एक तो they don't, हाँ, दूसरी चीज़ एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ब्रिटिश, अमेरिकन्स, कैनेडियंस, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये भारत के जो आंतरिक जो विषय हैं, राजनीति हैं, इन सब पर जो अवांछित जो टिप्पणियाँ, अनवांटेड कमेंट्स बहुत करते रहते हैं.
उनकी जो लिबरल मीडिया है, उनके सम ऑफ देयर गवर्नमेंट मशीनरी एंड ऑल दैट, ह्यूमन राइट्स, ये वो माइनॉरिटीज़ आर फेसिंग थ्रेट, इस तरह की। फ्रांस जो है उसकी अलग कल्चर है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड मोर इन द प्रेसिडेंट। एंड फ्रांस हिस्टोरिकली जो इस तरह की ना बेबुनियादी आरोप वगैरह नहीं लगाता रहा है भारत पर। पीपल आर ऑल्सो मोर कंफर्टेबल विद फ्रांस एट दैट लेवल। ये एक पश्चिमी देश है लेकिन टिपिकल वेस्टर्न कंट्री टाइप का, इट डजंट कम एंड गिव यू मोरालिटी लेसन और ट्राई टू एक्ट सुपीरियर टू यू, है ना। फ्रांस की वो अप्रोच है कि रेस्पेक्ट और पार्टनर, एंड उनका जो इंटरनल जो भी है, एंड ऑफ द डे इट्स अ डेमोक्रेसी इंडिया, राइट। दे रेस्पेक्ट दैट रादर देन ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट कि अच्छा भाई यहाँ पर फ्रीडम्स कम होते जा रहे हैं वगैरह वगैरह। सो आई थिंक वी आर मोर कंफर्टेबल फ्रांस बिकॉज लेक्चर नहीं देता हमें, यू नो, एंड डजंट सिट लाइक मैं टीचर हूँ एंड भारत लाइन में खड़े हो जाओ। दे आर नॉट लाइक दैट। Nice. But can you trust them historically? Have they been a trustable partner for others? Yeah, you know, critical moments in our history, 1998 when we did the nuclear tests, Americans समेत सबने sanctions लगा दिए थे वेस्टर्न कंट्रीज ने, इवन जापान forced to do it because it was a US ally at the time. फ्रांस अकेली एक वेस्टर्न कंट्री थी जिन्होंने कहा नहीं, we will not join any sanctions against India. क्यों? Because न्यूक्लियर पावर बनना ज़रूरी था उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए। वी अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो फ्रांस का तब से वास्ता हमारा ऑलमोस्ट 25 years ago we saw at critical time जब सब ने कहा कि बॉयकॉट करो इंडिया का, बहिष्कार करो इसको, यू नो, इसने नॉन प्रोलिफरेशन के सारे जो नॉर्म्स है उसको तोड़े हैं। फ्रांस कहता है आई डोंट केयर, आई नीड इंडिया एंड आई रेस्पेक्ट इंडिया एंड विल गो विद। तो ऐसे कई एपिसोड्स हैं, क्रिटिकल मोमेंट्स जब कहते हैं ना वर्ल्ड हिस्ट्री में। पाकिस्तान वाले टाइम पे भी फ्रांस didn't do anything. Yeah, and they have been strong partners with us on counter-terrorism. They are facing a lot of terror threats, you know, on French soil. आपने ISIS attacks वगैरह देखे हैं. There's a lot of intelligence sharing also with India on these fronts. So I think It's a good partner to it's a friend. Yeah, it's a problem-free compared to US जो है थोड़ा सा problematic है. Then next friend आपने बोला इजराइल है। इंडिया का इजराइल कैसे दोस्त है? ये We देखिए, do a lot of work together, but हाँ. what is the strategic the main benefit? the main one is counter-terrorism and national security. आप जानते हैं मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया जो कहते हैं, वहाँ और यहाँ साउथ एशिया की जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनमें काफ़ी सांठ-गांठ है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में ये जो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये जितने हार्डकोर इंटरनेशनली बैंड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनका हमास, हिजबुल्ला एंड अदर ग्रुप्स के साथ काफ़ी यू नो उठना बैठना होता है। हाँ. कोऑपरेशन है इनमें, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट कोऑपरेशन है। सो बोथ ऑफ अस फील लाइक वी आर फेसिंग द सेम थ्रेट। बट जैसे मैंने पहले कहा, वो इजराइल का मेथड एंड टैक्टिक जो वो अलग है, हमारा अलग है। हम काउंटर टेररिज्म इतने ओवरवेलमिंग डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स से नहीं करते, हम थोड़ा कैलिब्रेटेड एंड प्रोपोर्शनेट टाइप ऑफ अटैक्स, काउंटर अटैक्स। सर्जिकल स्ट्राइक इज अ वे। एग्जैक्टली, देयर इज लाइक उनका तो ओवरऑल बम्बारी टोटल। सो बट we cooperate, lot of intelligence sharing. And by the way, this I show in my book that even during the time when we did not officially recognize Israel, because in the name of कि अच्छा भाई पैलेस्टाइन जो है उनकी ज़मीन इन लोगों ने छीन ली है, and we have sympathy for Palestinians. I'm talking 1960-70, तब भी RAW, our foreign intelligence agency, and the Mossad of Israel had a so-called secret collaboration on these shared threats. Defense, हम joint missile बनाते हैं, Barak anti-missile system and all these, very successful with Israeli companies. Israeli startups and Indian startups take inspiration from each other. There's a more effort to integrate the young people who are innovating on both sides. Startup nation कहते हैं ना Israel को, despite the wars, उसमें वो काबिलियत है, lot of amazing talent है वहाँ पे, young talent doing tech and digital stuff. Agriculture, ऐसे भी फील्ड में हमारे यहाँ इतने इन्होंने फार्मिंग सेंटर्स खोले वेयर दे टीच एडवांस्ड इरिगेशन मेथड्स एंड ऑल दिस टू इंडियन फार्मर्स. थाउजेंड्स ऑफ इंडियन फार्मर्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इजरायली नो हाउ एंड टेक्नोलॉजी. They got the drip irrigation to our country. एग्जैक्टली. तो इन सब, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पाकिस्तान का जो की छवि इजराइल में बहुत ख़राब है, एंड पीपल थिंक दैट अ लॉट ऑफ पाकिस्तान allied terrorist groups are also direct threats to them. तो you know, the enemies is the friend type of thing. वो अपने आप ही इजराइल और इंडिया का कन्वर्जेंस है. गाजा वॉर के दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हमें, क्योंकि वी कुड नॉट ओपनली टेक इजराइल साइड.
बिकॉज दूसरी तरफ अरब कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है जो हमारे लिए वो भी करीबी है, बहुत क्लोज है. like Emirates and Saudi Arabia and Kuwait and all that. So we have tried to, and even with Iran and Israel, there is always, fighting and confrontation, and इन दोनों की बड़ी competition है मिडिल ईस्ट में for dominance. इसमें भी हम sides नहीं लेते हैं, but फिर भी Israelis understand. Israelis don't insist कि अच्छा भाई आप हमारे साथ है तो don't go with Iran. वो अमेरिकन लैंग्वेज है, इसलिए मैं कहा ना एक ही प्रॉब्लमेटिक फ्रेंड है, बाकी सब दे अंडरस्टैंड आवर कंपल्शन एंड से कि चलो वी आर फाइन विद योर चॉइसेस. आपने मुंबई हमले जो देखे 2008 में, इजरायलीज वो टारगेटेड हियर, राइट. उसके बाद जो कोऑपरेशन बढ़ा है हमारा, स्पेशली आफ्टर 2008, आई मीन मच ऑफ इट इज क्लासिफाइड एंड नॉट नोन इन द पब्लिक, बट आवर ऑडियंस शुड नो दैट इससे ज़्यादा क्लोजर जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है शायद ही किसी और देश के साथ हमारा है. एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं, ये सब शेयरिंग भी हैं. तो आई थिंक उन्हें भी, आप इजरायलीज को देख लीजिए, भारत आते भी हैं बहुत एज टूरिस्ट, एंड उन्हें लगता है कि दे नीड अ काउंटर बैलेंस टू द बीइंग इन अ हॉस्टाइल नेबरहुड. तो उन्हें लगता है द फर्स्ट बिग एशियन कंट्री विच इज़ नॉट हॉस्टाइल इज़ इंडिया. तो उन्हें आना ही है, दोस्ती बढ़ानी है. तो कॉन्ट्रोवर्शियल ज़रूर है इसराइल. कई बार लोग कहते हैं कि हद से ज़्यादा इन्होंने ये मिलिट्री कार्रवाई वगैरह की हैं. वी डोंट सपोर्ट सम ऑफ देयर एक्शंस ऑल्सो. समटाइम्स वी ऑल्सो एब्सटेन और वी वोट अगेंस्ट देम इन द UN एंड ऑल दैट. बट जनरली स्पीकिंग एक सहानुभूति है कि वी आर ब्रदर्स इन आर्म्स. इंटरेस्टिंग. नाउ हियर्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्री जिसके साथ कुछ ही सालों में हमारा ट्रेड बहुत बढ़ गया है, लोगों का आना जाना बहुत हो गया है, बहुत सारे माइग्रेशन हुआ है इंडिया से, लोग वहाँ जाके रहने लग गए हैं, एंड इट्स बिकमिंग फ्रेंड ऑफ इंडिया इन अ वे विच नोबडी थॉट. रिसेंटली उनके टॉप लीडर इंडिया में भी आए हुए थे, UAE. UAE के साथ क्या स्ट्रेटेजिक रहा है? बाय द वे आई लव UAE, बाय द वे, लाइक आई जस्ट अमेजिंग ओपन कंट्री. I love UAE for one reason, I'll tell you. I've been to so many countries, and apart from India, I think UAE is one of the rare countries who accept, like that country accepts you for who you are. They don't want you to change your country, your nationality, your way of behaving, your nothing. They just want to accept you the way you are, and they want to show you their culture, and they want to make sure ki, okay, you teach me yours, I'll teach you yours, and then let's just build everything together. And that is across nationalities, not just for Indians. They do the same thing for British people, they do the same thing for Europeans, they do this thing for Africans, for Americans, for everybody. So which I really find fascinating, ki how can you be so accepting of the world and internationally compliant with everything, and you take every citizen which is UAE nationalite and every tourist problem as your own. That's like remarkable. No other country's been able to do it and show it again consistently in their policies, B, their behavior, C, their demeanor. Like I just love this fact about UAE. Like it's incredible to see that one country is doing it. It is remarkable. Truly a global country. हाँ बिल्कुल. And उसके पीछे कारण ये है, देखिए छोटा सा देश है which is surrounded by much larger powers. तो to have an open society and an open economy and an open approach to people of different backgrounds is very critical, because unka strategy is to be a hub for capital. Dubai is one of the big global centers of global capital, right? And to attract talent and know-how and money from everywhere, right? तो उसके लिए खुलापन ज़रूरी है. तो ये उन्होंने अडॉप्ट किया है very successfully, and they are also very. क्या है? तो हमारे साथ ये है, देखिए मोहम्मद बिन जायद, द करंट UAE लीडर, उन्होंने रियलाइज़ किए कि इन द लॉन्ग रन उनके अपने जो मोनार्की जो हैं, वहाँ पर लिबरल काइंड ऑफ बिनाइन मोनार्की आप कह सकते हैं, जो सिस्टम है, उसी को खतरा है फ्रॉम रेडिकल इस्लामिस्ट एंड टेररिस्ट. तो सबसे पहले तो उन्हें लगा कि जो पाकिस्तान वाला जो आइडियोलॉजी है एंड द माइंड सेट ऑफ जिहादिस्ट थ्रेट एंड ऑल दीज विच रेडिकल करंट्स, वो उनके लिए बहुत खतरनाक है. सो एंड दैट ब्रॉट देम क्लोजर टू इंडिया, नंबर वन. पहले एक ज़माने की बात कर रहा हूँ, 25-30 years बैक, दे यूज्ड टू साइड विद पाकिस्तान ऑन मोस्ट थिंग्स
because they used to think fellow Islamic country हैं and all that on Kashmir and all these issues, but they changed. The threat of terrorism and extremism is very high, and after the Arab Spring 2011 के बाद जब सरकारें गिरने लगी ना वहाँ पर, they became even more fearful of this radical current, जैसे इजिप्ट में हुआ and all that. So India moderate country हैं, Indian Muslims also moderate, not extremists. They welcome us, our migrant workers there. बहुत बड़ी तादाद है हमारी, almost I think 3 million plus है अभी. So for all those reasons they moved closer to India. And इंटेलिजेंस शेयरिंग है. बहुत सारे नामी जो आतंकवादी वगैरह हैं जो दुबई में अपना अड्डा बनाकर वहाँ से चला रहे थे टेररिस्ट अटैक्स ऑन इंडिया, ये सब इन्होंने बंद करवाए हैं. कईयों को गिरफ्तार करके वापस भारत भेजा गया है, extradition and all. So security cooperation is one reason. Second, UAE के पास बहुत सारे surplus funds हैं, उनका sovereign wealth funds वगैरह है, and they are looking for diversifying away from dependence only on the US. Historically, US alliance था उनका, a kind of partnership or alliance, and they used to look mainly to the US. But अब जो उन्हें लगता है कि it's more diversified, multipolar world बन रहा है, तो they are looking for new centers of growth. एंड जहाँ पर निवेश कर सकते हैं, वेर यू कैन गेट हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मुबादला, ऑल दीज फॉर देम इंडिया इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. एंड हमने ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया है, तो इट इज़, एंड विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेट्रिएट इंडियन डायस्पोरा जो ऑलरेडी वहाँ पर प्रवासी हमारे, दे आर फैसिलिटेटिंग दिस टू वे एक्सचेंज. सो आई थिंक UAE के साथ तो ट्रिपल या क्वाड्रुपल हो गया ट्रेड हार्डली इन 3-4 years में आफ्टर द ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइंड. सो UAE sees huge opportunities here. On the other hand, सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बट उनका जो है वो इट्स मोर ऑफ अ रिलीजियस, अभी भी रिलीजियस अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी. दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दे आर सो कॉल्ड साइंड अ डिफेंस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान एंड ऑल दैट, सऊदी अरेबिया, बट UAE इज नॉट डूइंग दैट. एंड इन अ वे UAE आल्सो हैज़ अ राइवलरी विद सऊदी अरेबिया कि मैं इसके शैडो में नहीं रहूँगा. सऊदी इज़ अ मच बिगर कंट्री इन साइज एंड रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस. तो UAE का है कि एम्बिशन है कि आई हैव टू ब्रेक आउट ऑफ द शैडो ऑफ सऊदी अरेबिया, एंड उसके लिए उन्हें लगता है कि इंडिया इज मोर बेनिफिशियल. सो आई वुड से दीज फैक्टर्स आर क्रूशियल, डायस्पोरा एंड द काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म एंड द इकोनॉमिक कन्वर्जेंस. सो आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, दर्शक बड़े खुश भी होंगे. इंडिया UAE स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, मैं गया था अबू धाबी. वहाँ पर अरब जो लोकल अरब इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में बारीकी से स्टडी कर रहे हैं कि कौन से राज्य में कौन सा ये अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टमेंट. ओके, तो कोई पूछा था जो राजस्थान में ऐसा स्ट्रक्चर है लेकिन गुजरात में दूसरा है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा. आई वॉज सो शॉक्ड. These are young Arab entrepreneurs of the Emirates who are granularly studying India for more market access and opportunity and for investments, and they're very pragmatic. Like we said, they're very liberal, and they, believe in this India because India is also giving them a skilled workforce, which is not a troublemakers, unlike some other, like I said, they prefer Indians over Pakistanis or Bangladeshis, despite being an Islamic country. Trust बहुत at the top level भी हमने cultivate किया है. And I think UAE हमारे लिए एक जरिया भी है. पूरे जो लुक वेस्ट पॉलिसी जो हम कहते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जापान और ये ऑस्ट्रेलिया ये सब इस तरफ हैं, बट लुक वेस्ट और एक्ट वेस्ट भी कहते हैं कुछ लोग, लिंक वेस्ट बोलते हैं, कई फ्रेजेस हैं. उस पॉलिसी में, उस स्ट्रैटेजी के लिए फॉर इंडिया टू बी इन्फ्लुएंशियल, UAE इज़ द मेन ब्रिज. इंटरेस्टिंग. हाउ, ये तो हमने बात करी हमारे कौन कौन दोस्त हैं, क्या है. माई लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, दुनिया कैसे देखती है हमें? हाउ डू द वर्ल्ड सीज अस? हाँ, ये कई बार लोगों ने मुझे पूछा, आप कह रहे हैं कि ये आपके सारे नंबर 1 नंबर ये दोस्त हैं, हाँ. क्या उनके हिसाब में भारत उनके टॉप 3 या टॉप 5 में आएगा कि नहीं आएगा? आई थिंक फॉर ऑल दीज कंट्रीज जिनकी हमने चर्चा की है, उन सभीयों के लिए टॉप 3 में तो भारत फिगर करेगा ही, मे बी नॉट नंबर 1 फॉर ऑल. एंड जैसे जैसे भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, जैसे जैसे भारत की मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन बढ़ेगी, अनेक अभी फ़िलहाल तो अभी भी हम इंडियन ओशन पावर है प्राइमरली, लेकिन हमारी नेवी और एयरफोर्स अगर और ज़्यादा सक्षम बने,
with higher defense spending and capabilities over time, तो हम even further away from our close shores, we can be a security provider to many countries. Net security provider बोलते हैं हम. तो ये सब जब आ जाएंगी तो इन सब के लिए भारत की जो अहमियत है वो बढ़ती जाएगी. So you can safely be friends with India because India is not going to betray you. True. India is a loyal friend. It has many friends, but it is loyal to all of them, you know. So in that sense, वो पीठ दिखाकर भाग नहीं जाएगा, you know, और रातों रात बदल नहीं जाएगा. It's not a, you know, whimsical or a fly-by-night operator. It is going to be staying there. So I think we are more dependable, more reliable, and also more visible now. For all these reasons, I think in सब के लिए ना India will continue to grow in importance, and I don't see any one of these countries suddenly backtracking saying कि अब ये liability है हमारे लिए. India will continue to be an asset. ये it's like a, you know, see एक strategy, foreign policy strategy में आप देखते हैं कि उभरता सितारा कौन सा है? The rising giant. तो उभरते सितारे के साथ ही आपकी मतलब यू नो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, सबसे ज़्यादा यू नो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक ज़माने में इन सभी कंट्रीज़ ने चीन पर बेट लगाया था कि चीन जो है वो बढ़ता जाएगा एंड चीन के साथ हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर लेंगे एंड इट विल बी विन विन, उनका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा. बट अब वो मेनी ऑफ देम हैव रिग्रेट्स फॉर दैट, saying that चीन बहुत बड़ा हो गया, बहुत एग्रेसिव हो गया एंड इट इन अ वे इट इज़ लाइक आई सेड ईटिंग आवर लंच. तो अब जो है उन्हें लगता है वी आर इन दैट स्वीट स्पॉट. अगले 15-20 सालों में इंडिया इज़ द सेफेस्ट बेट एंड इट विल नॉट यू नो बूमरैंग ऑन यू. So I think as a result of it, we will be in the good books of all these countries. We have to maintain. कभी कभार ये creases आ जाएंगी. It will not be always smooth, but the baseline is strong. So I think we'll sustain these friendships, and that's the path. I have argued that in मित्रता ही शक्तिशाली बनने का एकमात्र मार्ग है. Without friendships, कुछ लोग समझते ग्रेट पावर बनने के लिए ना आपको बस हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बहुत बड़ी सेना तैयार करनी है और अपने आप ही आप ग्रेट पावर बन जाओगे, महाशक्ति बन जाओगे. ये दोनों फैक्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिप्लोमेसी भी आवश्यक है. एंड डिप्लोमेसी इज द थर्ड, द सॉफ्टर एलिमेंट, जिसमें मित्रता इज द कोर ऑफ इट, यू नो, पार्टनरशिप्स. तो वो हम बनाते जाएंगे और आई थिंक देन वी विल बी अनस्टॉपेबल. Interesting. Well, thank you so much for lot of things. I'm genuinely honored that you came here and इतनी सारी बातें बताई. Friends पूरी समझा दी end to end. Thank you for doing this. Thank you, Raj. You are the future of India. आप इतना कर रहे हैं to educate the masses and bringing serious content in a way they can understand. I think आप path breaking हैं, and I wish you all the success as you keep building the opinion and shaping, you know, the national narrative and also informing the international community about India's rise. Thank you so much. Hello. So nice to see you. Pleasure seeing you, sir. Pleasure. A legend of young India. अरे नहीं. Trying. We're It's, trying to do something. No, I'm so proud of the fact because this is the future of the country, no? Yes, we are. You will take us to Viksit Bharat. I 47. I would love to play a small role in it. That's how I would put it. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.